चलो चलो स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड। चलो चलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो सुनो। चलो आज हमारा पहला क्लास है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और ये क्लास में बहुत सारा चेहरा पहले दिखा हुआ है और बहुत लोगों को पहली बार भी दिख रहा है। एक मिनट, कितने लोगों को पहली बार दिख रहा है? उल्टा देखते हैं। कितने लोग से पहले मिला हुआ है? कितने लोग दोनों में हाथ उठाए हैं? चलो सुनो। चलो एक काम करें, स्टार्ट करें। पहला बात हम रंजन, जो लोग मेरे से पहली बार मिल रहा है, जो लोग मेरे से पहली बार मिल रहा है, थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप का आदमी है, मेरे से थोड़ा डर के रहा था। अब देखो, जो बहुत सारा तारीफ जो पहला क्लास में नॉर्मली करते हैं, वो ऑलरेडी बहुत लोग के लिए ऑलरेडी कॉस्ट पे हो गया, और जब तुम लोग कॉस्ट पड़ेगा तो वापस करेंगे। अब एक बार बस दो तीन छोटा छोटा बात। देखो, हमारा एफएम का क्लास स्टार्ट होगा 11 to 1, और टाइमिंग को लेके हम बड़ा स्ट्रिक्ट रहता है। तो 11 बजे जो टाइम है, ट्राई करना ठीक 11 बजे पहुंचने का। मैक्सिमम 11:05 तक हम लोग अपना क्लास शुरू करेंगे, और अगर बाई चांस कोई 11:05 से लेट आता है, उसको वार्निंग मिलता है। अच्छा, एक सेकंड, आराम से समझ गया। ठीक, अभी मत बताओ तुम लोग कितना जगली है, आराम से। ठीक, तो देखो, ट्राई करना 11:05 तक पहुंचने का। अगर बाई चांस लेट आया, फर्स्ट वार्निंग, सेकंड टाइम लेट आया, सेकंड वार्निंग, और तीसरी बार लेट आया, यहां पे आके गाना गा के सुनाना पड़ता है, या मेरे को चॉकलेट दो, माफ हो जाएगा। सेकंड बात, एक सेकंड, आओ, वेट क्या कर रहे हैं? नहीं, आज पहला क्लास है। सर इतना झूठ मत बोलिए सर। चलो, और ये एक सेकंड, यहां पे सब कोई, हर एक जन सीए वाले है ना? क्योंकि ये जो बैच चल रहा है, ये एक्सक्लूसिवली सीए इंटर का एफएम है, सीए में इंटर का नहीं। चलो एनीवेज, अब एक काम करें, फटाफट हम लोग शुरू करते हैं हमारा सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें 5 मिनट का बेसिक बैकग्राउंड इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है, और सीधा हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब एक बार बोलना कुछ नहीं, बस चुपचाप सुनना। और एक सेकंड भाई, एक प्लीज एक बोलो। चलो, हमारे सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखते हैं जो वर्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पहला बात ये, तुम लोगों का सी इंटर का पेपर नंबर 6 है, आखिरी पेपर है, जिसका पूरा नाम है एफएमएसएम, जिसमें एफएम वाला पोर्शन है 50 मार्क का, और एसएम वाला पोर्शन रहेगा 50 मार्क्स का। जो एफएम 50 मार्क्स का पोर्शन है, ये पूरा प्रैक्टिकल है। तो जो लोगों को प्रैक्टिकल पसंद है, कैलकुलेशन पसंद है, ये 50 नंबर पूरा प्रैक्टिकल। और इसके साथ में जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट 50 मार्क्स, एक सेकेंड, इसके साथ में जो 50 मार्क्स का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाला पोर्शन रहेगा, वो पूरा रहेगा थ्योरी। तो एक बहुत ही फैंटास्टिक ब्लेंड है प्रैक्टिकल थ्योरी का। जिसको थ्योरी पसंद है उन लोगों के लिए 50 मार्क, जिनको प्रैक्टिकल पसंद है उन लोगों के लिए 50 मार्क। अब जनरली जो नंबर ऑफ क्लासेस है, इसके एफएम वाले पोर्शन में अराउंड लगेगा 2 महीना, अराउंड 60 to 65 क्लासेस के बीच में लगेगा। और एसएम रिलेटिवली बहुत छोटा पोर्शन है, वो होता है अराउंड 20 से 25 क्लास के बीच में। अब कितने लोग को इस क्लास में मैथ्स बहुत पसंद है? उल्टा देखते हैं। कितने लोगों के क्लास में मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है? मतलब ज्यादातर लोग हैं जिनको मैथ्स पसंद नहीं है, और कितने लोग ठीक है, चल जाएगा? चलो, मैक्सिमम लोगों को चल जाएगा। तो देखो, ये वाले जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर में थोड़ा बहुत सिंपल बेसिक मैथ्स है, वो सब नहीं रहेगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं, सिंपल बेसिक मैथ्स रहेगा। अब देखो, हमारे सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहां पे एक वर्ड है फाइनेंशियल, एक वर्ड है मैनेजमेंट। और एक बात बताते हैं, क्लास 11-12 में तुम लोग का वर्ड मैनेजमेंट बोल के पढ़ा हुआ रहता है। इधर कॉमर्स के अंदर में या बीएसटी के अंदर में मैनेजमेंट वर्ड जो है वो सुना हुआ रहता है। कोई मेरे को बताओ, मैनेजमेंट का मतलब क्या? एक मिनट, क्या मैनेज करना? मैनेजमेंट क्या है? मैनेज करना। चलो, वेरी गुड। और बोलो क्या? गेटिंग थिंग्स डन। और बोलो क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। चलो ठीक है, हिंदी फ्यूल, शांत रहो।
और बोलो मैनेजमेंट का मतलब क्या? अच्छे से मैनेज करना। वाह, क्या आंसर है। चलो देखो, बात वैसे सही है। मैनेजमेंट का एकदम सिंपल भाषा में बात करें, मैनेजमेंट का मतलब क्या? मैनेज करना। जो पहला आंसर है मेरे को बेस्ट लगा, मैनेज करना। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, क्या चीज को मैनेज करना है? हम लोग सुबह से शाम कुछ ना कुछ चीज को मैनेज करते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, आज तुम लोग का पहला क्लास था एफएम का। अब जो हमारा, एक और प्लीज अब बीच में बोलो मत। देखो, आज हमारा पहला क्लास था एफएम का। अब जो कोई भी सब्जेक्ट का, जैसे हमारा पहला क्लास था, तो आज पहला क्लास को शुरू करना भी एक तरह का मैनेजमेंट का पार्ट था। जैसे तुम लोग यहां पर आया, सबसे पहले तुम लोग का आईडी कार्ड चेक किया गया। चलो ठीक है, बनानी तो बाद में बनवा लेगा। सबसे पहले आईडी कार्ड चेक किया गया, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, यहां पे हमारे सीनियर मैनेजर आए, आप लोग यहां पर बिठाए। अरे मैंने गोदी लेके थोड़ी बिठाएंगे, गाइड किया ना, ये यहां बैठो, यहां बैठो, ठीक। मेरा तीसरा बात, उसके बाद रंजन का आना हुआ। रंजन का माइक उठाना हुआ और उसके बीच में हमारे पूरे के पूरे सिस्टम को स्टार्ट किया गया। जो हमारा प्रोजेक्टर है, जो हमारा कंप्यूटर है, जो हमारा कैमरा है, जो एसी है, हर एक चीज को स्टार्ट किया गया। तो ये भी एक छोटे से मैनेजमेंट का पार्ट था। यानी सरल भाषा में मैनेजमेंट में मेरे को क्या करना है? कोई भी चीज को मैनेज करना है, कोई भी एक्टिविटी को मैनेज करना है। अभी चल रहा है नवंबर का महीना, और नवंबर के महीना में इंडिया में बहुत सारा, पता है क्या होता है? शादी। और भाई हम बताते हैं, शादी को भी मैनेज किया जाता है। एक तो हमको इंडिया का शादी समझ ही नहीं आता, भगवान जाने इतना सारा इवेंट होता है, इतना सारा फंक्शन होता है। पता है क्या क्या होता है? एक होता है मेहंदी, हल्दी और भात, संगीत, शादी। ठीक है ठीक है, ज्यादा डिटेल में मत जाओ, समझ गया। उसके बाद का नहीं जानना। ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया समझ गया। अरे हम समझ गया समझ गया समझ गया। चलो अब सुनो सुनो। तो देखो, यहाँ पे जनरली क्या होता है, जब भी ये सब जो चीज होता है ना, इसमें भी भयंकर मैनेजमेंट स्किल्स लगता है। इसमें भी भयंकर मैनेजमेंट स्किल्स लगता है भाई, किस तरीके से मैनेज किया जाए। अब अश्मिता जी बड़ी खुश, बोले वाह। इस सब्जेक्ट में क्या हम लोग को शादी मैनेज करना सीखना है? आंसर है नहीं। इस सब्जेक्ट में हम लोग को क्या सीखना है? सब्जेक्ट हम लोग एंटर कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट में हम लोग को क्या सीखना है? कैसे मैनेज किया जाए फाइनेंशियल एक्टिविटीज को। हमारा हर एक कंपनी या हर एक इंसान या हर एक सोल प्रोप्राइटर या एक पार्टनरशिप फर्म कैसे मैनेज करने वाला है फाइनेंशियल एक्टिविटीज को, ये जानना है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में क्या आता है? फाइनेंशियल एक्टिविटीज में क्या आता है? किस तरीके से फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज किया जाए। दो तीन कीवर्ड हम बोला। ये सब्जेक्ट में क्या जानना है, कैसे मैनेज किया जाए फाइनेंशियल एक्टिविटीज को। मेरा फाइनेंशियल एक्टिविटीज में क्या आता है, किस तरीके से मैनेज करें फाइनेंशियल रिसोर्सेज को। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है? जिस चीज के लिए तुम लोग पढ़ रहा है, जिस चीज के लिए हम पढ़ा रहे हैं। बोलो क्या? क्या? पैसा। तुम लोग अपना बात करोगे, हम पैसे के लिए नहीं पढ़ता है। एक मिनट, तुम लोग लगता है पैसे के लिए पढ़ाता है? हम पैसा के लिए पढ़ाता है? हम पढ़ाते हैं अपने खुशी के लिए। और एक मिनट, स्टिल अगर बाई चांस किसी को लगे हम पैसा के लिए पढ़ाता है, क्लास का दुगना पैसा दे देंगे, स्टिल पढ़ाएंगे। एक मिनट, तुम लोग क्या क्लास के बाद आएगा? आएगा? गुरु से पैसा लेकर जाएगा? ठीक है, कुछ लालची लोग हैं हमारे क्लास में, ठीक। तो देखो, मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मेरे को मैनेज करना है फाइनेंशियल एक्टिविटीज को। मेरा फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या है? किस तरीके से फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करें। एक सिंपल सा बात, इज दिस एफएम क्लास लाइव? हाँ भाई विशाल, देख तेरा नाम भी लिया। हाँ विशाल, ये लाइव क्लास चल रहा है। भाई ऐसे कौन डाउट करता है? चलो देखो, तो देखो, मेरे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जानना है किस तरीके से फाइनेंशियल एक्टिविटीज को मैनेज किया जाए। और हम एक बात बताते हैं, एक मिनट प्लीज 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 बात करते हैं। मेरा अब अगला क्वेश्चन उठता है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या होता है? फाइनेंशियल एक्टिविटीज मेन होता है दो। अब एक काम करते हैं, हम अपना एक बार फेवरेट कंपनी का एग्जांपल लेकर चलेंगे। जो लोग कॉस्ट पढ़ लिए उन लोग को आइडिया होगा मेरा फेवरेट कंपनी कौन सा है? आईटीसी। पर एफएम में मेरा फेवरेट कंपनी बदल जाएगा। मेरा फेवरेट कंपनी है आरआईएल, रंजन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। साउंड्स गुड, पर वैसे आरआईएल का फुल फॉर्म क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मालूम मेरा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को क्या करना है? एक नया बिजनेस शुरू करना है। और भाई अगर नया बिजनेस शुरू करना है, या चलो रंजन अच्छा लग रहा था,
भाई कोई तो इतना इज्जत दिया, रंजन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रंजन का एग्जांपल, अब मालूम मेरा रंजन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को क्या करना है, एक नया बिजनेस शुरू करना है। और भाई अगर नया बिजनेस शुरू करना है, सबसे पहले उसको चाहिएगा पैसा। और एक बार पैसा आ गया, उसके बाद ये पैसा कहीं पर लगाने वाला है। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, ये पैसा कहां से लेकर आएगा। अब हम चाहेगा ना तुम लोग थोड़ा अकाउंट्स का नॉलेज को यूज करते हुए मेरे को थोड़ा आंसर दो। एक मिनट, ये क्लास में कोई ऐसा है जिसका फाउंडेशन में अकाउंट्स में 100 आया था? चलो कोई नहीं। 90 प्लस फाउंडेशन, 90 प्लस, क्या बात है। आपका नाम रंजन, क्या ना, रजत अग्रवाल। 90 प्लस मैथ्स में कितना आया था? अच्छा टोटल कितना आया था? 90 प्लस, गजब। अब देखो आप बताते हैं, आप एक काम करना जरा, एक बार कंपनी को एक बार याद करना और कंपनी को याद करके बताना अगर बाई चांस हमारी कंपनी को लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए और बाई चांस हमारे सर इज दिस लाइफ क्लास, भाई तेरे घर आगे पड़ा है क्या बोल। अब देखो अगर बाई चांस हमारी कंपनी को लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए तो ध्यान देना, हमारा कंपनी लॉन्ग टर्म पैसा कहां कहां से ला सकता है। हम एक काम करते हैं, एक नाम हम बोलेगा, बाकी का नाम तुम लोग बोलेगा। इधर ये लेकर आ सकता है इक्विटी शेयर कैपिटल से। ये वर्ड सुना हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल। अगला होता है इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद एक और तरह का कैपिटल होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या ये लेकर आ सकता है डिबेंचर से, या कोई भी बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लेकर आएगा। यानी कभी भी अगर एक नया बिजनेस शुरू करना है, सबसे पहले चाहिए पैसा। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, ये लॉन्ग टर्म पैसा कहां से लेकर आने वाला है? आइदर इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर या बैंक से जाकर लोन लेकर आ जाएगा। ठीक, अब एक बात बताते हैं, दुनिया में कहीं से भी पैसा लेकर आए, फोकट में कोई कुछ नहीं देता। और बाई चांस किसी से भी पैसा लेकर आए, उसका हमेशा एक्सपेक्टेशन होता है, चाहत होता है, यार पैसा तो दे रहे हैं, इसके बदले तुम मेरे को क्या देगा। अब मान लो एग्जांपल है, हम सबसे पहले गए, हम डिसाइड किया हम लेकर आएंगे बैंक से। अब एक काम करें, एक बार मान लो हम सबसे पहले पहुंचे एचडीएफसी बैंक के पास, और एचडीएफसी बैंक का जो हमारा जो हेड है, मान लो ये है, इनसे पूछा भाई लोन चाहिए, बोला देंगे। हम बोला इसके बदले में, बोला इंटरेस्ट लेंगे। हम बोला रेट बता। ये बोलता है 8.5% पर एनम, इंटरेस्ट का रेट बता। ठीक है, अब अगला एचडीएफसी के बाद हम गए इसके पास, ये मान लो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बड़ा दुखी इंसान। हम इससे पूछा, हम बोला बताइए लोन लेना है? आप बोला लंच के बाद आना। पहुंच गए, हम बोला बताओ लोन लेना है, बताओ इंटरेस्ट रेट क्या? अब एसबीआई बोलता है इंटरेस्ट रेट रहेगा 8.3% पर एनम। नेक्स्ट हम पहुंचे आपके पास, आपका नाम विवेक। मान लो विवेक कौन है? हमारा एचएसबीसी का हेड, ये बोलता है 7.9% पर एनम। बाद में पहुंचे दिव्यांशु के पास, ये मान लो कौन है? आईसीआई का हेड, ये बोलता है 7.8% पर एनम के पास। अब तुम लोग बताओ, 4 ऑप्शन था और बाई चांस मेरे को सही में लोन लेना है, तुम लोग बताओ ये 4 ऑप्शन में किस बैंक के पास जाकर लोन लेना चाहेगा? एचडीएफसी, एसबीआई, एचएसबीसी या आईसीआईसीआई? क्यों? कारण क्या है? इसमें इंटरेस्ट रेट क्या है सबसे कम? तो इमेजिन करो, मेरे को पहला चीज बताना नहीं पड़ा, तुम लोगों को ऑलरेडी पता है। एक इंसान को अगर पैसा चाहिए, वो एग्जैक्ट वहीं से लेकर आएगा जिस जगह इसका कॉस्ट क्या आने वाला है, मैक्सिमम या मिनिमम। तो मेरा कॉस्ट क्या आने वाला है? मिनिमम। तुम उधर से रुपया लेकर आ गए, पहला एक्टिविटी। अब एक और रुपया लेकर आए, अब आगे मेरे को इस रुपए को कहीं पर लगाना है। अब मान लो मेरे को लगाना है, तो मेरे पास बहुत सारा मल्टीपल प्रोजेक्ट का ऑप्शन है। इधर हम एक बिजनेस ए शुरू करें, या ए तुम लोग समझ नहीं पाएगा। मान लो पहला ऑप्शन हम क्या शुरू करें? चिप्स बनाने का बिजनेस। अच्छा ठीक है ना, सेडी लोग बाद में। अगला ऑप्शन हम क्या शुरू करें? बिस्किट बनाने का बिजनेस। या अगला क्या शुरू करें? सैंडविच। चलो आटा बनाने का बिजनेस। अब देखो मल्टीपल अलग अलग ऑप्शन देखे और हर जगह में एस्टिमेट किया भाई मेरा हर एक बिजनेस को शुरू करके मैक्सिमम रिटर्न किसमें आएगा। मान लो देखिए यहां पे 8 करोड़ कमाएंगे, यहां 7.5 या 9.1। मान लो 3 ऑप्शन आया, एक और रुपया आ गया है, इवेंचुअली जाके हम उस रुपया उस बिजनेस में लगाना चाहेगा। जिस जगह बताओ मेरा जो रिटर्न आएगा ये मिनिमम रहेगा या मैक्सिमम? तो देखो बस ये एग्जैक्ट 2 चीज पढ़ना है इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर में। टू समराइज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मुझे मैनेज करना है फाइनेंशियल एक्टिविटी।
और जो फाइनेंशियल एक्टिविटी को मैनेज करेंगे, मेरा फाइनेंशियल एक्टिविटी होता है दो, एक पैसा लेकर आना, और अगला एक और पैसा आ गया, उसको पैसा को कहीं पर लगाना। अब भाई पैसा उधर से लेकर आएंगे, ये लाइन कंप्लीट करना, पैसा उधर से लेकर आएंगे जिस जगह मेरा कॉस्ट क्या लगने वाला है, मिनिमम, और मेरा पैसा वहां पर लगाएंगे जिस जगह मेरा रिटर्न क्या आने वाला है, मैक्सिमम। तो भाई खर्चा लगा सबसे कम, मेरा रिटर्न आया मैक्सिमम। अब जैसे ही दोनों उद्देश्यों को संग में पूरा करेंगे, मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो इवेंचुअली हर एक डिसीजन वैसे लिया जाएगा जिसके द्वारा मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। हमारे सिलेबस में कुल मिलाकर 9 चैप्टर है, जिसमें कुछ चैप्टर इससे लेना देना है कहां से रुपया लेके आए, और कुछ चैप्टर इससे लेना देना है कहां रुपया लगाए। एक मिनट, तुम लोगों को बेसिक चीज समझ में आया? अरे बोलो ना। देखो, जो लोग का पहला क्लास है ना, जब तक कोई हम बोले ना बोलो ना, और जब तक कोई ना बोले हम आगे नहीं बढ़ता है, और इस बात को अपनी ईगो पे लेके बैठ जाते हैं। और अगर तुम लोग जवाब नहीं देगा तो हम आधा घंटा वेट करता रहेगा। एक मिनट, बोलो यहां तक समझ में आया? अरे यहां तक समझ में आया? भाई टेस्ट मत करो ना, बोलो ना। अरे प्लीज बोलो ना। भाई कैसा लोग है, पुराने वाले को हटाओ, अब भाई नए वाले बोलो ना, यहां तक समझ में आया? हम अज्यूम कर रहे हैं तुम लोग यहां तक समझ गया होगा। चलो डन। अब एक काम करें, अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, पर अभी तक जितना पढ़े पहले लिखते हैं 2 शब्द। चलो डन। बेचारा लाइव ऑनलाइन बोले जा रहा है, यस सर, यस सर, यस सर। चलो चलो एक काम करते हैं, आज हमारा एफएम का पहला क्लास। अब पहला 1.5 घंटा हम कुछ पढ़ाएगा, और पढ़ाने के बाद ना कुछ पहला 1.5 घंटा हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम किसी को यहां पर बुला के कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। जिसने राइट आंसर दिया उसका पूरा फीस वापस। चलो बढ़िया इंसेंटिव है। जितना फीस दिया है पूरा फीस वापस। चलो एक काम करें, स्टार्ट करते हैं। पहले लिखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। पता है बोलने का रियलाइज किया मैं क्या बोल दिया। चलिए यहां लिखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ध्यान देना, जो शब्द फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसमें वर्ड है मैनेजमेंट, यानी ये सारा डिसीजन कौन लेने वाला है, टॉप मैनेजमेंट। और मेरा एक कंपनी का टॉप मैनेजमेंट कौन होता है, वहां का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी वहां का जो छोटा मोटा अकाउंटेंट है वो ये काम नहीं कर पाएगा। इसके लिए चाहिए मैनेजरियल स्किल, और ये मैनेजरियल स्किल हमेशा किसके पास रहेगा, टॉप मैनेजमेंट के पास। तो मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, एक मैनेजरियल एक्टिविटी which deals with जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये क्या एक मैनेजरियल एक्टिविटी है जो डील करता है। अब यहां पे हम 4 शब्दों का प्रयोग करेगा। पहला, तुम लोग का 11-12 में से वर्ड सुना होगा प्लानिंग, अगला सुना होगा ऑर्गेनाइजिंग, अगला सुना होगा डायरेक्टिंग, और एक सुना होगा कंट्रोलिंग। तो पहले प्लान करेगा, पैसा कहां से लाना है, कहां लगाना, बाद में ये ऑर्गेनाइज करेगा, बाद में डायरेक्शन देगा, और लास्ट में कंट्रोल करेगा। तो ये 4 वर्ड को याद रखना। Financial management is a managerial activity which deals with planning, organizing, directing, and controlling the financial activities of an enterprise. चलो हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटी वेरी 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 लेट आओ। नहीं इसको पता नहीं है। ठीक है बैठो। मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल एक्टिविटी जो डील करता है 4 चीज से। पहला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग
फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज। अब याद है हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटी था दो। एक मिनट बताओ, पहला क्या था? पैसा कहीं से लेकर आना। मेरा अगला क्या था? पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करना। तो फुल स्टॉप, फाइनेंशियल एक्टिविटीज प्राइमरीली इंक्लूड जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसके अंदर में मेन है दो एक्टिविटी। प्राइमरीली इंक्लूड, पहला पैसा को लेकर आना जिसे कहते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, पैसा लेकर आना। मेरा फाइनेंशियल एक्टिविटीज प्राइमरीली इंक्लूड प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, पैसा लेकर आना, और एक बार पैसा आ गया उसको ढंग से कहीं पर लगाना, एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ये दो वर्ड पक्का याद रखना। मेरा पहला है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, पैसा लेकर आ, और मेरा अगला है यूटिलाइजेशन, नहीं ढंग से यूटिलाइज करना, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। डन। अब एक काम करना, नेक्स्ट टाइम मैंने ऐसे बीच में लिखा एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यहां से निकालते हैं दो एरो। चलो यहां लिखा एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यहां से निकालते हैं दो एरो। पहला पैसा लेकर आए, अगला पैसा लगाए, तो मेरा पहला है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, चलो हमारा पहला है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, और मेरा अगला क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। हाँ, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। अब तुम लोग से ज्यादा अकाउंट्स का चैंपियन कौन हो सकता है? एक आंसर देना। पता है ये वाला साइड और ये वाला साइड ना बैलेंस शीट के एक साइड को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वाला दूसरे साइड को रिप्रेजेंट करेगा। बताना, मेरा प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड होता है कहां से रुपया लेकर आए, वो आइदर रहेगा इक्विटी शेयर कैपिटल, आइदर रहेगा इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या डिबेंचर या लॉन्ग टर्म लोन। कोई बताएगा ये चारों चीज बैलेंस शीट में किस साइड में आएगा? लाइबिलिटी साइड। तो यानी ये मेरा आएगा लाइबिलिटी साइड। और पैसा कहां लेकर आए, मतलब कहां पर लगाए, कौन सा प्लांट एंड मशीनरी ले, कहां पे बिल्डिंग में इन्वेस्ट करे, कौन सा लैंड परचेज करे, बोलो ये कौन सा साइड आएगा? यानी ये वाला पोर्शन क्या आने वाला है? असेट साइड। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड का एक और नाम होता है सोर्सेज ऑफ फंड। कौन से जगह से रुपया लेकर आना है, कौन सा सोर्स से पैसा लेकर आना है, सोर्सेज ऑफ फंड। और एक और हमारा पैसा आ गया, इसको ढंग से कहीं पर यूज करना है, इसका एक और नाम होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक। पैसा हम लोग उस जगह से लेकर आएंगे जहां पे मेरा कॉस्ट, एक सेकेंड, पैसा हम लोग उस जगह से लेकर आएंगे जहां पे मेरा कॉस्ट क्या लगने वाला है? मिनिमम। तो यहां का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मिनिमाइज कॉस्ट। और पैसा हम लोग उस जगह लगाने वाले हैं जिस जगह मेरा जो रिटर्न आने वाला है वो क्या आने वाला है? मैक्सिमम। तो यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या आएगा? टू मैक्सिमाइज रिटर्न। तो इमेजिन करो हमारे कंपनी का अगर सीएफओ या फाइनेंस डायरेक्टर इस तरीके से काम किया, उधर से रुपया लाया जहां खर्चा कुछ नहीं लगा, मतलब कम लगा, और उधर रुपया लगाया जहां पे अच्छा खासा कमाए, तो जैसे दोनों चीज संग में पूरा हुआ मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो जैसे ही दोनों चीज संग में पूरा हुआ मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये क्या आने वाला है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मेरा ये क्या आने वाला है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, यहां तक? पहले यहां तक क्लियर कंप्लीट करो, फिर हम एक क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक, सुनो तुम लोग यहां तक क्लियर है? अरे भाई बोलो ना। yes, चलो डन। अब सुनो, ये क्लास में कितने लोग को स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है? बहुत ही कम, बहुत ही कम। हाँ थोड़ा बहुत, हम ये नहीं बोला ज्ञानी बन जाओ, मतलब थोड़ा बहुत देख लेते अच्छा क्या हुआ, आज बढ़ा है आज गिरा, बस थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। खाली इतने लोग को इंटरेस्ट है, तो बाकी लोग क्या करते हैं?
ओ पढ़ाई पढ़ाई सुना के जा रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब वो अलग बात है जिसको अभी इंटरेस्ट है या नहीं, पर इवेंचुअली जाके तुम लोग जैसे ही अर्न करना शुरू करेगा 100% स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तुम लोग पक्का करेगा। चलो डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट करे या ना करे, पर एटलीस्ट म्यूचुअल फंड ये सब में जरूर जाएगा। अब हम बताते हैं, अगर बाई चांस तुम लोग बड़ा और तुम लोग से कोई पूछे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है, जीवन में मत बोलना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये एक बहुत ही छोटा ऑब्जेक्टिव है। मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्राइमरी, सबसे क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, वेल्थ का मतलब क्या? एक इन्वेस्टर जितना भी रुपया किसी कंपनी में लगाया, वो जो रुपया लगाया वो इवेंचुअली मान लो 1, 2, 3 साल बाद जाके वो वैल्यू उतना ही रह गया, कम हुआ या ज्यादा, वो हमेशा चाहेगा उसका वैल्यू ज्यादा रहे। एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे मान लो हमारे कंपनी है आईटीसी। अगर तुम लोग चेक करेगा आईटीसी का आज के दिन मार्केट में शेयर प्राइस, अच्छा जो लोग को मार्केट में इंटरेस्ट बताओ, आईटीसी का मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है? 480 समथिंग। एक काम करते हैं, एग्जांपल को सिंपल रखने के लिए 450 ले लेते हैं, ठीक। मान लो अगर आज के दिन हम आईटीसी का शेयर परचेज करें, 450 रुपया लगेगा एक शेयर को परचेज करने का। मान लो रंजन क्या किया, बाजार में गया, बाजार मतलब स्टॉक मार्केट। मान लो रंजन क्या किया, बाजार में गया स्टॉक मार्केट में और जाके आईटीसी का एक शेयर परचेज किया 450 में। तो देखो मेरे वॉलेट से निकला है 450 रुपया और मैंने आईटीसी का एक शेयर ले लिया। चलो ठीक है, हाँ ठीक है, मेरा पॉलिसी है, मेरे वॉलेट से जो रुपया निकल जाए वापस नहीं जाता, ठीक है, आज नहीं जाएगा। मान लो मैंने क्या किया, अच्छा ठीक है, तू लड़ना है पढ़ना है, ठीक। मान लो हम क्या किया, 450 रुपए के अंदर में आईटीसी का एक शेयर परचेज किया, ठीक। अब तुम लोग एक बात बताओ, हम क्या चाहेंगे? आज के दिन मेरे पास आईटीसी का एक शेयर आ गया, मालूम 1 साल इसको होल्ड करे, 1 साल तक मालूम मेरे डीमैट में पड़ा हुआ है, तुम लोग के हिसाब से हम क्या चाहेगा? इसका शेयर प्राइस 450 रह जाए, 400 हो जाए, या 600, 700, 800, 900, 1000, क्या चाहेगा हम? क्या हो जाए इसका प्राइस? मतलब सेम हो जाए, गिरे या बढ़े? और क्वेश्चन उठता है, मेरा आईटीसी का शेयर प्राइस कैसे बढ़ेगा? हमारी कंपनी को वैसा कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा, यानी हमारी कंपनी को ढंग से प्रॉफिटेबल बिजनेस करना पड़ेगा, अच्छा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और बाई चांस वो ऐसा काम करता है, तब हो सकता है उसका तुरंत अगले साल में प्रॉफिट उतना ना बढ़े, पर इसका ब्राइट फ्यूचर है तो गारंटी इसका शेयर प्राइस बढ़ेगा। तो हमारे फाइनेंस डायरेक्टर को हर वैसा कदम उठाना है जिसके द्वारा जो शेयर होल्डर रंजन था, वो जितने रुपए में एक शेयर परचेज किया, उसका ये जो वैल्यू है, उसका ये जो वेल्थ है, ये सेम ना रहे, गिरने का तो सवाल ही नहीं उठता, इनफैक्ट बढ़ जाए। यानी मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। बहुत सारा कंपनी ऐसा होता है जो जिसका शेयर प्राइस बुरी तरह गिरता है। कोई मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया तो 1-2 एग्जांपल दो। कौन सा? वोडाफोन आइडिया का नाम मतलब मेरे को बहुत लॉस हुआ है। चलो वैसे अच्छा एग्जांपल है वोडाफोन आइडिया। हम वोडाफोन आइडिया लिए थे 18 रुपए में, 18 रुपया पर शेयर। मेरे को लगा बहुत ही अच्छा फैंटास्टिक फ्यूचर है, चलो ले लेते हैं। आज के दिन इसका सर्च करना 3 नहीं है भाई, 7.5 रुपए। हाँ पगला है क्या? 3 रुपया तो हम यहां पे वापस चले जाते मार्केट में, देख रहे हैं। हाँ अब 18 रुपए में हम खरीदे थे और अच्छा खासा शेयर खरीदे थे। एग्जाम्पल दे रहे हैं, कैलकुलेट करने मत बढ़ जाना सब कुछ। मान लो एग्जाम्पल दे रहे हैं, मेरे पास उसका है 10 लाख शेयर। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देने में क्या जाता है, लगना चाहिए ना बहुत बड़ा आदमी है। 10 लाख शेयर अगर मान लो मेरे पास है वोडाफोन आइडिया का 18 रुपए में खरीदा हुआ, और मान लो उसका वैल्यू हो गया 7.5 रुपया, यानी पता है मेरा लॉस हुआ है 10.5 रुपया पर शेयर इंटू 10 लाख शेयर। अगर तुम लोग कैलकुलेट करेगा तो शायद तुम लोग को मेरे प्रति थोड़ा दया है, तुम लोग थोड़ा और एक्स्ट्रा फीस देकर चले जाओ। नहीं आपका लॉस हो रहा है, थोड़ा और फीस लीजिए आप। अब यानी पता है वोडाफोन आइडिया अपने बिजनेस को इस तरीका से ऑपरेट किया कि भाई जो हमारा शेयर होल्डर था, जो मेरे जैसा शेयर होल्डर था, मेरा वेल्थ क्रिएट नहीं हुआ, मेरे वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जिस तरीके से उसका फाइनेंस मैनेज किया जा रहा है वो अच्छे तरीके से नहीं किया जा रहा है। पर वही कोई कंपनी ऐसा होता है जो एक बार शेयर होल्डर से पैसा ले। एग्जांपल है इन्फोसिस। जिस समय कंपनी नया नया बना था और वो उस दिन से लेकर अगर आज तक उसके शेयर को कोई होल्ड करे, तो भाई जो 10 रुपए का वैल्यू था, 10 रुपए का वैल्यू आज के दिन 4,500 रुपया है।
इमेजिन करो कितना टाइम्स मल्टीप्लाई कर गया। तो भाई वो इस तरीके से अपने बिजनेस को ऑपरेट किया कि शेयर होल्डर के वेल्थ को बढ़ाया। तो जब भी कोई तुम लोग से पूछे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, जीवन में मत बोलना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट बढ़ाना उद्देश्य नहीं है। क्योंकि प्रॉफिट को बढ़ाने का बहुत सारा अनएथिकल तरीका भी है कि भाई प्रॉफिट बढ़ाना बढ़ा देंगे, पर क्वेश्चन उठता है कि उससे शेयर होल्डर का भला होगा, जीवन में नहीं। कोई भी पूछे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मत बोलना। कौन सा वर्ड बोलेगा? और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किसका रहेगा, डायरेक्टर का या शेयर होल्डर का? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। एक बड़ा फेमस कंपनी है जिसका नाम शायद तुम लोग सुना है कि नहीं पता नहीं, तुम लोग शायद बॉन्ड नहीं हुआ होगा। एक कंपनी में एक स्कैम हुआ था जिस समय शायद तुम लोग बॉन्ड नहीं हुआ होगा, सत्यम। सत्यम स्कैम सुना हुआ है? हम बताते हैं स्कैम हुआ था जिस साल हम अपना सीए फाइनल क्लियर किए थे, 2009 जनवरी। तुम लोग बॉन्ड हो गया था? अच्छा ऑब्वियसली, हाँ सॉरी, ऑब्वियसली हो गया होगा। नहीं हो गया होगा, ठीक। हम बताते हैं सत्यम ना, पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तुम लोगों ने 3-4 स्कैम के बारे में बताएंगे आप एक टॉपिक को समझाने के लिए। एक रहेगा सत्यम स्कैम, मेरा सुपर फेवरेट। एक आएगा माइंड ब्लोइंग आदमी, माइंड ब्लोइंग आदमी विजय माल्या। देखा जैसे हम दारू का इशारा किया तुरंत समझ गई। अनुष्का जी ये सब समझती है, ठीक। तो देखो ये एक वो समझाएंगे, एक वो वाला स्कैम हुआ था। अरे ये वाला समझ गया कौन सा? अरे 92 में कौन सा हुआ था? हर्षद मेहता। तो देखो 3-4 स्कैम हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे अपने सिलेबस में, एफएम के कंसेप्ट को और जानने के लिए। तो बताए सत्यम इस तरीके से ऑपरेट करता था कि भाई हर साल उसका प्रॉफिट जबरदस्त आता था, और उनके ऑडिटर थे पीडब्ल्यूसी। उससे मेरा आर्टिकलशिप चल रहा था, हम स्कैम नहीं किए। उससे मेरा आर्टिकलशिप चल रहा था पीडब्ल्यूसी में, और उसी समय स्कैम हुआ था। और मेरे को याद है जिस समय स्कैम हुआ था, जिस दिन ये खुलासा हुआ उस दिन सीबीआई का रेड पड़ा था पीडब्ल्यूसी के हर ऑफिस में। तो जिस समय सीबीआई का रेड पड़ा था उस समय रंजन अंडरग्राउंड हो गया, ऐसा लग रहा है हम स्कैम करके बैठे। उस समय रंजन पीडब्ल्यूसी में था, और जैसे ही पता चला ना, सबसे पहले हैदराबाद ऑफिस में हुआ, तुरंत हमारा बॉस बोला तुम लोग निकलो, तुम लोग निकलो। हम बोला क्यों? बोले सीबीआई का रेड आ रहा है। हम बोला हमको पार्टिसिपेट करना है इसमें। हम बोला भाई जीवन में पहली बार रेड देखेंगे, बड़ा आदमी वाला फीलिंग आया। बोला तो भाई तुम लोग निकल यहां से। बाद में धक्का देके निकाला हम लोग को। अरे हमारा याद है 1-2 चांटा लगा था, हम लोग बोलते हैं हाँ बॉस को ले जाइए, काम कराते, ले जाइए ले जाइए। तो पहले हम लोग को भेज दिया। तो सत्यम वहां पे अनएथिकल तरीके से अपने प्रॉफिट को बढ़ाता था। तो भाई प्रॉफिट तो बढ़ रहा था, पर क्वेश्चन उठता है ये अनएथिकल तरीके से प्रॉफिट बढ़ने पे क्या लॉन्ग टर्म के अंदर में ये कंपनी सस्टेन कर पाएगा? आंसर है नहीं। तो इसी वजह से उसका शेयर का प्राइस बुरी तरह क्या बोलते हैं, क्रैश किया था। गिरना भी नहीं, उसे बोलते हैं क्रैश किया था। डन। तो एफएम को पढ़ने का उद्देश्य क्या है? शेयर होल्डर के वेल्थ को बढ़ाना। पूरे चैप्टर के हर एक चैप्टर में हम लोग लास्ट में ही जानेंगे किस तरीके से कौन सा कदम उठाए कि शेयर होल्डर के लिए बेनिफिट मैक्सिमम रहेगा। डन। अब एक काम करो, सबका चेहरा ऊपर, 2-3 क्वेश्चन पूछे, इसका आंसर देना। पहला, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेफिनेशन, ठीक। मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ डैश एक्टिविटी विच डील्स विद 4 वर्ड। पहला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कौन सा है एक्टिविटी? फाइनेंशियल एक्टिविटी। और ध्यान है फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर में आने वाला है 2 चीज। पहला प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, अगला इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। पैसा वहां से लेकर आ जिस जगह मेरा कॉस्ट क्या लगेगा, मेरा पैसा उधर लगा जहां मेरा रिटर्न क्या आएगा, और जैसे दोनों को पूरा करेंगे मेरा क्या बढ़ जाएगा। पर क्वेश्चन उठता है एफएम को पढ़ने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। क्या होने वाला है? शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बोलो यहां तक क्लियर है? हाँ सर सुनाइए सुनाइए, हाँ सुनाइए सुनाइए। एशियन पेंट, हाँ एशियन पेंट फैंटास्टिक कंपनी। टाटा मोटर्स अभी थोड़ा डुबा रहा है मेरे को। आज से 5-4-9 9th क्लास में ना हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा क्लास चलेगा स्टॉक मार्केट पे। उस समय लाइव स्टॉक मार्केट हम लोग डिस्कस करेंगे, मेरा पोर्टफोलियो का लॉस दिखाते हुए, मेरा पोर्टफोलियो में कितना लॉस है। चलो अभी काम करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बाद नीचे यहां पर लिखना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है।
एफएम को पढ़ने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कभी भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, हमेशा क्या होता है, शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। चलो डन। ये था हमारा ब्रीफ बैकग्राउंड। अब एक काम करें, हम लोग शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है लेवरेज। तो एक काम करना, जरा हमारा पहला हेडिंग लिखा लेवरेज। अब यहां से हम लोग एकदम आराम से धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। यहां पर कितने लोग कॉलेज वाले लोग हैं? कॉलेज वाले मतलब जिसमें जाना पड़ता है? बाप रे, यानी तुम लोग सुबह 5 बजे उठा हुआ है, 4 उठ के क्या किया, नहा के जाते हैं। चलो हमारा पहला चैप्टर है लेवरेज। सबसे पहले इसमें पढ़ना क्या है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। अब जैसे कॉस्ट हम लोग पहला चैप्टर करते हैं कॉस्ट शीट, वहां पे एक फॉर्मेट होता है। हमारा लेवरेज के अंदर में भी एक फॉर्मेट आने वाला है इनकम स्टेटमेंट का, जो बड़ा सिंपल फॉर्मेट है। वो सिंपल सा इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट पढ़ना, उसके बारे में हम 2-3 लाइन बताएगा, बस वो यहां पर आना और मेरे को आंसर देकर चले जाना। और याद है ना मेरा आज का इंसेंटिव क्या है, जो नोट निकल गया वो मिलेगा। वो थोड़ा बीच में हंसी मजाक चलता रहना चाहिए। चलो टॉपिक्स टू बी कवर्ड। सर ऑनलाइन वालों का इंसेंटिव क्या? तुम लोग देखो यहां पे कैसे इंसेंटिव होता है। चलो सबसे पहला हम लोग को इसमें पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ डॉल। डॉल का स्पेलिंग DOL। कैलकुलेशन ऑफ डॉल। अगला है DFL, अगला है DCL। पहला टॉपिक पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ डॉल, DFL, DCL। इस चैप्टर से गारंटीड हर टर्म में क्वेश्चन आएगा। तो पहला 4-5 चैप्टर वैसा करेंगे जिससे तुम लोगों को 50 में 40 नंबर देखने को मिल जाएगा। तो पहला 5 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट वाला सटाएंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंपैक्ट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन लेवरेज, और तीसरा पढ़ेंगे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। जो लोग का पहला क्लास है, जनरली जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं। जनरली हम पूरा, हाँ पार्टी तो दिए थे तुम लोग के सेशन के लास्ट डे ग्रैंड पार्टी होगा, और जब रिजल्ट आएगा वो तो देखो हम सच में करते भी है। आज जो लोग का रैंक 1 to 3 है या मेरे सब्जेक्ट में 100 में 100 लेकर आओ, 1 लाख रुपया एकदम पक्का। चलो एक काम करें, शुरू करते हैं हमारा चैप्टर लेवरेज। अब लेवरेज चैप्टर क्या है, गया भाड़ में। डॉल, DFL, DCL क्या है, गया भाड़ में। एक नॉर्मल सिंपल सा 2 मिनट का, 2 नहीं 5-10 मिनट का एक हम कुछ करेगा, एक स्टोरी सुनाएगा, सुनते चलना, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, अब सुनो। अब बीच में अगर कोई बोलेगा हम चाटा लगा देंगे। आए सुनो देखो, मान लो हमारा कंपनी, अब एक बार लेके चलते हैं रंजन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मान लो मेरा कंपनी है रंजन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो एक काम करने वाला है, एक नया बिजनेस शुरू करेगा। क्या बनाने का करे बोलो तो? नहीं, सिगरेट नहीं। कॉस्ट में हम लोग पहला क्लास में सिगरेट बनाना सीखे, तुम लोग तो यहां पे क्या बनाना सीखना चाहेगा? लाइटर। उधर सिगरेट सीख लिए या लाइटर सीख लिए? कोई अच्छा एग्जांपल दो ना। बीड़ी और अच्छा ठीक है, अपना सजेशन है तो मतलब बनना नशेड़ी है, जो भी करना है। मान लो एक काम है, चलो पेन। अब एक काम करें, थोड़ा अच्छा बिजनेस शुरू करेंगे,
क्या बनाने का बिजनेस शुरू करने वाले हैं? पेन बनाने का। ठीक, अब सुनो, मान लो रंजन डिसाइड किया मेरे को एक नया बिजनेस शुरू करना है, और भाई जब भी कोई नया बिजनेस शुरू करना है उसके लिए लगता है पैसा। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, क्या रंजन के पास पैसा है? एक बार का हाइपोथेटिकल सिनेरियो, मान लो एक बार रंजन के पास पैसा नहीं है। ठीक, अब एक बार अगर बाई चांस रंजन को नया बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए चाहिए पैसा। रंजन निकला मार्केट में, कभी हम अच्छा बोलते हैं मिडिल में क्लैप करता नहीं है तुम लोग। मान लो रंजन निकला मार्केट में। अब एक काम करते हैं, मार्केट में कौन मिला कौन मिला कौन मिला कौन मिला कौन मिला? नहीं, आलोक अलग टाइप का मार्केट है, उसमें नहीं। मान लो कौन मिला? आप मिले। आपका नाम? हाँ, नीव, NWV। चलो ठीक। आपका नाम? गर्व। और हमको एक और जन चाहिए, एक और जन चाहिए, कौन रहेगा? अच्छा, एक बार पहले दो के साथ बढ़ते हैं, फिर आगे तीसरा। देखो सुनो, सबसे पहले मान लो मेरे को बिजनेस शुरू करने के लिए लगेगा 10 लाख रुपया। एकदम ढंग से सुनना है, चैप्टर खत्म हो जाएगा 10 मिनट में, चैप्टर डन। मान लो मेरे को एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए लगेगा 10 लाख रुपया। हम सबसे पहले निकले मार्केट में, मुझे कौन मिला? नीव और गर्व। हम गए नीव और गर्व के पास, हम बोला भाई सुनो ना, मेरे को 10 लाख रुपया चाहिए, 10 लाख रुपया दोगे? बोला मांगे भी तो 10 लाख, आपके लिए 10 करोड़ हाजिर था। हाँ बोला नहीं, एक बार 10 लाख रुपया दो। अब ये मेरे को बोला कि भाई रुपया तो आपको दे देंगे, पर पहले बताइए आप रुपए का करेंगे क्या? अच्छा क्वेश्चन है। हम बोला रुपया लेकर हम एक काम करेंगे, एक नया बिजनेस शुरू करेंगे पेन बनाने का, और अच्छा खासा पैसा कमाएंगे और बाद में तुम लोग को वापस से लौटाएंगे। अब ये मेरे को बोला कि बताइए हम रुपया कैसे दे? अब ध्यान देना, मेरे कंपनी का नाम क्या था? RIL। एक बार फुल फॉर्म, रंजन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्या लगता है नाम से समझ में आ रहा है ये किस तरह का बिजनेस है? सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, या कंपनी है? लास्ट में लिखा हुआ है लिमिटेड, यानी मेरा कंपनी है। और ध्यान देना, अगर ये कंपनी है, अगर ये कंपनी है तो भाई कंपनी पैसा ले सकता है आइदर इक्विटी शेयर के फॉर्म में, या ले सकता है प्रेफरेंस शेयर के फॉर्म में, या ले सकता है डिबेंचर के फॉर्म में। एक बार एग्जांपल सिंपल रखने के लिए इक्विटी डिबेंचर दो रखते हैं। हमारा देख भाई, पैसा लेंगे आइदर इक्विटी शेयर के द्वारा या डिबेंचर के द्वारा। अब जो नीव है ना, इसको बड़ा इंटरेस्ट है इक्विटी शेयर में, ऑल्दो तुम लोगों का सुना हुआ होगा, स्टिल एक बार नाम बस 2 मिनट वापस से बताएगा इक्विटी शेयर होता क्या है। 1 मिनट, कोई यहां पे साइंस बैकग्राउंड? साइंस बैकग्राउंड? तुम भी साइंस बैकग्राउंड? इक्विटी शेयर कभी सुना है? अच्छा, फाउंडेशन तो पास हो क्या है, हम डर गया। अब ये मेरे को बोला बताइए इक्विटी शेयर क्या है? हम बोला देख, अगर बाई चांस तुम मेरे को पैसा देते हैं इक्विटी शेयर के द्वारा, और तुम मेरे को पैसा देता है इक्विटी शेयर के द्वारा, तो तुम मान ले तुम एक तरह का ओनर है। अगर तुम इक्विटी शेयर के द्वारा पैसा देता है तो तुम मान ले मेरे कंपनी का एक तरह का ओनर है। ये खुश? बोले हम कंपनी के ओनर हो जाएंगे। हम बोला हाँ। बोले यानी जितना प्रॉफिट आएगा मेरा? हम बोला जितना प्रॉफिट आएगा तेरा, और धीरे से बोला लॉस भी तेरा। देखो बात सही है। 1 मिनट, एक कंपनी का ओनर कौन होता है? डायरेक्टर होता है या शेयर होल्डर होता है? और कौन सा शेयर होल्डर होता है? इक्विटी शेयर होल्डर। तो बोला अगर तुम इक्विटी शेयर के द्वारा पैसा देगा तुम मान ले कंपनी का ओनर है, और अगर ओनर है जितना प्रॉफिट आया तेरा, लॉस आया वो भी तेरा। तब इसका अगला लाइन आता है यानी थोड़ा रिस्क तो है, हमारा रिस्क तो है। 1 मिनट बताओ, पर इश्क है? उम्र क्या है? 17-18 साल का, वो इश्क करना है। चलो यानी देखा है इक्विटी शेयर होल्डर जो कंपनी का ओनर है, भाई अगर प्रॉफिट आया तो उसका पूरा हिस्सेदारी, और अगर लॉस आया वो भी उसका रहेगा। तो देखो अच्छा कमाने पे अच्छा कमाएगा, लॉस हुआ वो भी इसका रहेगा। यानी पता है ये इंसान इस कंपनी में अगर पैसा लगाता है वो क्या ले रहा है? रिस्क। बोलो तुम लोग ये यहां तक क्लियर है? अरे बोलो ना। 1 मिनट, साइंस बैकग्राउंड? आपका नाम? हाँ, अच्छा तुम भी साइंस बैकग्राउंड है? तुम रोशन है और तुम मीनाक्षी हो। रोशन मीनाक्षी, चलो। अरे वैसा नहीं, मतलब अरे हम सबका नाम याद रखता है उस सेंस में, ठीक। अब नीरव नहीं, सॉरी नीव। हाँ,
आंधी बोला चले ठीक है, मेरे को रिस्क लेने में मजा आता है, एक काम करिए, हम आपको कंपनी में रुपया देने वाले हैं 6 लाख। हम बोला चलो थैंक यू सो मच, अवनीश से हम रुपया लेने वाले हैं 6 लाख। इसके अगेंस्ट में पता है इसको क्या देंगे, 60,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। बोलो यहां तक क्लियर है? तो भाई 6 लाख रुपया मिल गया। अब अगला हम गए गर्व के पास, हम बोला गर्व 10 लाख में 6 लाख मिल गया, बाकी 4 लाख चाहिए, क्या तुम देगा? बोला जरूर देंगे। हम बोला बता तुम जो मेरे को पैसा देगा किस फॉर्म में देगा? बोला देखिए हमको रिस्क लेने में थोड़ा डर लगता है, मुझे रिस्क लेने में थोड़ा डर लगता है। अब दूसरा नाम क्या बोले थे? हम बोला डिबेंचर। बोला डिबेंचर क्या होता है? बोला भाई अगर तुम डिबेंचर के द्वारा पैसा देगा तो तुम मान ले एक तरह का तुम मेरे को लोन दे रहा है। तुम लोग हर एक लाइन समझ रहे हैं ना? और डिबेंचर के द्वारा तुम मेरे को पैसा देगा तो तुम मान ले तुम मेरे को एक तरह का लोन दे रहा है। बोला अगर लोन दे रहा है तो बताइए आप हर साल मेरे को क्या देने वाले हैं? तुम लोग बताओ इसको हर साल क्या देने वाला है? इंटरेस्ट। पता है ना डिबेंचर के अगेंस्ट इंटरेस्ट। अब मेरे को बोला इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा? हम बोला 10%। अब अगला क्वेश्चन ये पूछेगा पर मेरे बिहाफ में आंसर तुम लोग देगा। अब ये मेरे को बोला अगर डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट है 10%, मान लीजिए कोई साल में बहुत प्रॉफिट कमाए तो इंटरेस्ट रेट 10 रहेगा या बढ़ेगा? और मान लीजिए कोई साल में कम प्रॉफिट कमाए 10 रहेगा या गिरेगा? मान लीजिए अगले साल में लॉस हो गया तो यानी बोलता है यानी मेरे को कुछ भी हो जाए मेरे को मिलेगा 10%। हम बोला मिलेगा 10%, यानी बोलता है मेरा कोई रिस्क नहीं है। हम बोला तेरा कोई रिस्क नहीं है। बोलो तुम लोग हर एक लाइन क्लियर है? पक्का? अब ये डिसाइड किया चलो एक काम करते हैं 4 लाख रुपया देंगे और इसके अगेंस्ट में हम इसको क्या देने वाला है? 10% डिबेंचर्स। चलो डन, आ गया 10 लाख। अब रंजन तैयार है बिजनेस करने के लिए। तुम लोग जैसे ही 10 लाख रुपया रंजन को मिलेगा, अब रंजन क्या करेगा? भाग जाएगा। चलो जैसे ही 10 लाख रुपया मेरे को मिलेगा हम तैयार है बिजनेस करने के लिए। पर भाई पता है मेरे को एक और चीज चाहिए, वो क्या? अब भाई जब बिजनेस करेंगे पेन बनाएंगे रास्ते में थोड़ी बनाएंगे, चाहिए एक जगह। अब मान लो जगह 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 किसके पास है? ऑल्दो मेरे को एक जन बताने ना किया था, स्टिल हम बताते हैं। हमारे क्लास में एक जन का बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन लाइन में काम है, नाम ले ले, भव्य। अच्छा ठीक है नहीं बताएगा, आगे तुम लोग फैलाना मत, ठीक है? मान लो ये हमारा भव्य है। अब भव्य के पास हम गया, बोला भाई सुन मेरे को बिजनेस करना है, मेरे को एक जगह चाहिए रेंट पे। तो बोला चलो ठीक है हम आपको देंगे। ये बोला बताइए कितना बड़ा जगह चाहिए? हम बोला देख ये क्लासरूम का एरिया है 3000 स्क्वायर फीट, मेरे को चाहिए इसका डबल एरिया, मेरे को 6000 स्क्वायर फीट के लायक एक जगह चाहिए। तुम बता साल भर का रेंट कितना लेगा? कुछ भी एक नंबर बोलो। 40 लाख रुपया। ये बोला है मेरे से साल भर का रेंट लेने वाला है 40 लाख। अब ऑब्वियस साथ हम लोग दोनों नेगोशिएशन करेंगे, ये जो बोला थोड़ी मान जाएंगे। अब ये बोला 40 लाख रुपया, हम फाइनली नेगोशिएट करके सेटल किया 3 लाख रुपया पर एनम में, ठीक। तो देखो भव्य से हम एक जगह लिया रेंट पे, इसको देने वाले हैं 3 लाख रुपया साल भर का। बोलो यहां तक क्लियर है? अब बारी आ गया है, पैसा आ चुका है, जगह आ चुका है, अब हम बनाएंगे बिजनेस, शुरू करेंगे। और हम एक बनाने वाला है इनकम स्टेटमेंट। अब ये इनकम स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से सुनना एंड आके बताना। अब बारी आता है पहला साल। इस बीच में रंजन क्या कर रहा है? रंजन कुछ नहीं कर रहा है, रंजन बस खाली पेन बना के बेच दे रहा है और रंजन को कुछ रुपया नहीं चाहिए। तुम लोग होता है रंजन पैसे का लालची नहीं है, मानते हो? एक मिनट, मानती हो? ये कैसे मान रही है तुम? कैसे मान रही? अच्छा अब मान लो बारी आता है पहला साल। अब देखो पहला साल में क्या हुआ। पहला साल में रंजन ने बहुत मेहनत किया, सुबह से शाम मेहनत किया, पेन बनाने के लिए मेहनत किया। तुम लोग अब नया वाला लोग क्या सोचेगा बताओ? हाँ मान लो पहला साल में रंजन क्या किया? बड़ा मेहनत किया, बहुत मेहनत से पेन बनाया। क्वेश्चन उठता है साल भर में कितना पेन बनाया? 10,000। अब रुको, अब एक काम करो, मेरे लिए इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाना। अब मान लो ये जो पेन है ये वर्ल्ड क्लास पेन, और मान लो हम हर एक पेन को बेचते हैं बाजार में, पता है कौन से रेट में? 100 रुपए पर पेन के रेट में। 10,000 पेन बेचते हैं 100 रुपए के रेट में। तो सुनो ना एक बार मेरे को मल्टीप्लाई करके बताओ, 10,000 इंटू 100 मेरा सेल वैल्यू कितना आएगा? 10 लाख। तो भाई मेरा सबसे पहला साल में सेल वैल्यू कितना आया है?
10 लाख। कितना में बेचे? 100 रुपया पर पेन। मेरा सेल वैल्यू है 10 लाख रुपया, पर भाई पेन तो तब बेचे जब पहले पेन को बनाए होंगे। पेन तो तब बिकेगा जब पहले पेन को बनाएंगे। और क्वेश्चन उठता है पेन को बनाने में खर्चा क्या लगता है? कुछ लगा होगा रॉ मटेरियल, पेन को बनाने के लिए मटेरियल, और कुछ लगा होगा मजदूर लोग का वेजेस, जो सुबह से शाम बैठ गए पेन बनाता है मजदूर लोग। ठीक, तो पहला लगा होगा मटेरियल, अगला लगा होगा वेजेस, अगला मशीन में अगर मान लो थोड़ा बहुत बना रहे हैं तो उसका इलेक्ट्रिसिटी। मान लो हर एक पेन को बनाने का खर्चा लगता है 60 रुपीज। तुम लोग एक वर्ड में आंसर देना है। मान लो हमारा हर एक पेन को बनाने का खर्चा लगता है 60 रुपीज। अगर एक पेन बनाए 60 रुपया लगेगा। अगर 2 पेन बनाए 2 इंटू 60, 3 बनाए 3 इंटू 60, 10 पेन बनाए 10 इंटू 60। यानी पता है जैसे जैसे नंबर ऑफ पेन बढ़ेगा मेरा एक खर्चा टोटल में बढ़ेगा। कोई मेरे को बताओ, जैसे जैसे पेन बढ़ेगा मेरा एक खर्चा टोटल में बढ़ेगा। इस कॉस्ट का नेचर क्या? भाई फिक्स या वेरिएबल? भाई दोनों आंसर आ रहा है। फिक्स है या वेरिएबल? एक पेन का 60 लगा, 2 पेन का 2 इंटू 60, 3 पेन का 3 इंटू 60, तो भाई मेरा खर्चा टोटल में बढ़ रहा है। ये कॉस्ट का नेचर क्या है? एक मिनट, कितने लोग हैं वेरिएबल वाले? कितने लोग हैं फिक्स्ड वाले? चलो तुम लोग बोला समझ में आता है। औष्मिता जी, फिक्स्ड कॉस्ट एक सेकंड, तुम लोग का वेरिएबल कॉस्ट का कंसेप्ट 11-12 में था? हाँ, फाउंडेशन में था? लोगों को पता ही नहीं किस समय था। एक मिनट, ये मेरा क्या रहेगा वेरिएबल कॉस्ट? कारण क्या? जैसे जैसे यूनिट बढ़ रहा है, देखो ये मेरा खर्चा टोटल में बढ़ रहा है। तो भाई यूनिट के बढ़ने के साथ जो खर्चा टोटल में बढ़ेगा, यूनिट के गिरने के साथ जो मेरा खर्चा टोटल में गिरेगा, वो क्या रहेगा? वेरिएबल कॉस्ट। सुनो ना, एक बार कैलकुलेट करके बताओ ना, मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? 60 रुपीज पर पेन है। मेरा हर एक पेन में है 60, तो 10,000 में क्या लगेगा? 10,000 इंटू 60 कितना आने वाला है? 6 लाख। अब हम चाहेंगे कुछ लोग मेरे को आंसर दो। सेल में जैसे माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, पता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। ये वर्ड कंट्रीब्यूशन क्या होता है ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग में। तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। और मेरा कंट्रीब्यूशन कितना रुपया आ गया? 4 लाख। ठीक, अब जैसे मेरा कंट्रीब्यूशन आया 4 लाख, तुरंत जो हमारा नीव है, जो हमारे कंपनी का ओनर था, दौड़ के मेरे पास आया, आके मेरे को बोलते हैं 4 लाख रुपया मेरा हो गया क्या? हम बोला नहीं रुको, अरे बहुत लोगों को पेमेंट करना है। अब पता है अगला पेमेंट किसको करने वाला है? भव्य को। इसको क्या देना है मेरे को? रेंट 3 लाख रुपया। तुम लोग बताओ, एक पेन बनाए या 100 बनाए या 1000 बनाए या 10,000 बनाए, जितना भी पेन बनाना है बनाए, क्या लगता है भव्य का जो रेंट है, जो भव्य का रेंट है वो बढ़ेगा गिरेगा या सेम रहेगा? और भाई भले यूनिट बढ़े या यूनिट गिरे, मेरा जो खर्चा टोटल में सेम रहेगा। पता है उसका कॉस्ट का नेचर क्या होता है? फिक्स कॉस्ट। तो इसके बाद मेरे को माइनस करना है फिक्स कॉस्ट, कितना आने वाला है? 3 लाख। पता है 4 लाख माइनस 3 लाख कर, ये मेरे को मिला है 1 लाख रुपया। पता है इस प्रॉफिट का नाम होता है EBIT। EBIT, एक और कोई गेस करो, EBIT का फुल फॉर्म क्या? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एक मिनट, ये हम चाहेगा जो लोग का पहला क्लास है ना, वो लोग खाली आंसर दे। पहला 4 लाइन बोलो। पहला लाइन क्या था? सेल माइनस क्या करेंगे? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्या वर्ड आया था? कंट्रीब्यूशन में माइनस करेंगे। क्या आया था? EBIT। EBIT का फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब जैसे ही 1 लाख रुपया बचा, तुरंत दौड़ के वापस आया नीव। क्या 1 लाख मेरा हो गया क्या? हमारा नीव प्लीज। अब पता है अगला पैसा किसको देने वाले हैं? नाम है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या लगता है पहला पेमेंट किसका होने वाला है? इंटरेस्ट का। तो माइनस करने वाले हैं इंटरेस्ट। रुको, कोई बताओ इंटरेस्ट किस इंसान को दिया जाएगा? नीव को देंगे, गर्व को देंगे या भव्य को देंगे? गर्व को देंगे। देखना डिबेंचर एक तरह का लोन है, और अगर ये एक तरह का लोन है, इसको हर साल क्या देने वाले हैं? इंटरेस्ट। तो देखो लोन का वैल्यू है 4 लाख, मेरा इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है 10%। तो बताओ ना 4 लाख रुपए का 10% कितना आएगा? 40,000।
तो भाई इंटरेस्ट कितना देने वाले हैं? 40,000। अब जैसे ही अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स में से इंटरेस्ट गया, पता है क्या बचेगा? अर्निंग बिफोर टैक्स। 1 लाख में 40,000 रहा, कितना बचेगा? 60,000। अब जैसे ही 60,000 रुपया बचा, तुरंत आया कौन है ये लड़का? ये तो नाम भी इतना डिफिकल्ट है ना, नीव। नीव आया, बोले क्या मेरा हो गया? क्या लगता है अभी ये पूरा रुपया इसका हुआ है, मेरे को एक और चीज पेमेंट करना है। अब अर्निंग बिफोर टैक्स में मेरे को माइनस क्या करना पड़ेगा? टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस करेंगे टैक्स। मान लो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो, आज के दिन भारत में टैक्स का रेट चल रहा है 50%। हाइपोथेटिकल सिनेरियो, एग्जांपल सिंपल रखने के लिए। नहीं ऐसा होगा नहीं, और बाइचांस से कोई दिन ऐसा आ गया, हम इंडिया छोड़ के चले जाएंगे। देखो मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स कितना है? 60,000। तो देखो लास्ट में जो प्रॉफिट कमाए 60,000, आखिरी दिन आने वाले हैं मोदी जी, और मोदी जी से ज्यादा लड़ाई नहीं करना। जैसे ही 60,000 रुपया कमाए, वो तुरंत बोलेंगे भाई टैक्स दो, और बोलेंगे बड़े प्यार से, भाइयों बहनों मित्रों, पता ही नहीं चलेगा कब वो मतलब समझ में आ रहे ना क्या करके टैक्स लेकर निकल जाएंगे। तो देखो 60,000 रुपया कमाए, इसका 50% टैक्स दिए, 60,000 का 50% कितना आएगा? 30,000। तो भाई 30,000 रुपया दिए टैक्स। अब लास्ट में जो बच गया, इसका नाम है EAT। तो एक बार गेस करो, EAT अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना आने वाला है? 30,000। डन। जब जब ये लाइन हम बताते हैं, छोड़ो, नहीं तुम लोग मेरा मजाक उड़ाया, मजाक उड़ाते तुम लोग। एक्चुअली मेरे एक मन का बड़ा ख्वाहिश है कि आज से 10 साल बाद भारत का प्राइम मिनिस्टर हम बने। यही रीजन है हम इतने साल पढ़ाए जा रहे हैं ताकि हम अपना वोट बैंक को इकट्ठा करें। अच्छा एक सेकंड, अगर हम इलेक्शन में खड़ा हुआ, तुम लोग मेरे को वोट देगा ना? एक मिनट, देगा ना? पार्टी नया बनाएंगे, लोटा पार्टी। देखो लास्ट में मेरा प्रॉफिट कितना बचा है? भले मजाक उड़ा लो, जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो, पर 10 साल बाद लाल किले पे तिरंगा हम ही लहराएंगे। आइए चलो, लास्ट में आया अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना है? 30,000। अब जैसे आखिरी में 30,000 आया, हम बुलाए नीव, इधर आ। अब नीव को बुलाए, एक से नीव को बुलाए, हम बोला नीव बैठ। हम इसको इनकम स्टेटमेंट पकड़ाया, हम बोला देख भाई, तुम इस कंपनी का ओनर था, तुम बड़ा ट्रस्ट किया हम लोग पे, तो रुपया दिया, देख लास्ट में जो बचा, तुम ओनर है, लास्ट में जो बचा वो तेरा हुआ। अब बोला बताइए लास्ट में कितना बचा? हम बोला 30,000 बचा। अब ये क्या किया, पूरे इनकम स्टेटमेंट को बड़ा ढंग से देखा, और ये मेरे को एक बात बोल रहा है, तुम लोग बताना सही बोला है गलत। पूरा इनकम स्टेटमेंट को देखते गया, और लास्ट में मेरे को बोलता है कि मेरा दोस्त था गर्व, वो आपको 4 लाख रुपया दिया। हम बोला हाँ दिया। बोला वो आपको 4 लाख रुपया दिया, आप उसको हर साल कितना दे रहे हैं? हम बोला इंटरेस्ट 40,000। वो मेरे को 4 लाख रुपया दिया, हम इसको दे रहे हैं 40,000। अब ये मेरे को बोला हम कितना दिए? हम बोला 6 लाख। बोला आप मेरे को कितना रुपया देने को सोचे हैं? हम बोला जो लास्ट में बच गया वो आपका है। बोला लास्ट में कितना बचा? हम बोला 30,000। बोला सोचिए, वो आपको 4 लाख रुपया दिया, आप 40,000 दे दिए। हम आपको उससे ज्यादा 6 लाख रुपया दिया, आप मेरे को दे रहे हैं मात्र 30,000। हम बोला भाई तुम कंपनी का ओनर है? ओनर। बोला भरने का ओनर। और बाद में मेरे को दिया 3 गंदा गाली। इसी में इंटरेस्ट है, कौन सा गाली? ये मेरे को दिया 3 गंदा गाली। हम बोला सुन, जबान संभाल के बात कर। बोला सुनिए, आपसे कुछ होगा नहीं, फालतू में जो 6 लाख रुपया दिए मेरा पैसा गया। हम बोला सुनो, तुम कंपनी के ओनर हो, पहला साल था, अगले साल देखना माला माल कर देंगे। बोला कुछ नहीं होगा, देख लेंगे। अब जैसे ही रंजन को ऐसा बात कोई बोले, जैसे कि रंजन को ऐसा सुनाकर जाए, बोलो अगला रंजन क्या करेगा? खोपचे में जाके रोएगा। रंजन क्या करेगा? इसको चैलेंज की तरह लेगा, और भाई रंजन सुबह से शाम बस अब एक ही काम है, पेन बनाना। सुबह उठेगा पेन बनाएगा, खाना खाएगा पेन बनाएगा, रात को सोएगा पेन बनाएगा, बस पेन बनाता रहेगा। अब सुनो, अब यहां पे ना तुम लोगों को थोड़ा बुद्धि लगाना है, और प्लीज बुद्धि लगाना। अब मान लो ईयर 2 हुआ,
और ईयर 2 में पता है मैंने कितना पेन बनाया? पहला साल में बनाए थे 10,000, अगले साल हम सीधा पेन बनाए हैं डबल 20,000। एक से ने बोला डबल, ये बोलती है 1 लाख। ऐसा तो मेंटल मैथ्स है इनका। अब रुको 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 रुको, अब 1 मिनट, अब प्लीज, अब थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक? पहला साल में बनाए 10,000 पेन, अगले साल में बनाए 20,000 पेन। सोचो मेरा अगले साल में सेल वैल्यू कितना आएगा? एक पेन को बेचे 100 रुपए में, तो भाई 20,000 पेन को कितना में बेचेंगे? 20,000 इंटू 100 रुपए में कितना आने वाला है? 20 लाख। अब हम बताते हैं तुम लोग के माइंड में क्या आया, बताइए क्या आया? तुम लोग के माइंड में आया पेन हुआ डबल, सेल हुआ डबल, प्रॉफिट भी डबल। आया है माइंड में? 100% आया है। एक मिनट, औश्मिता जी, आपके माइंड में आया है? आया है। एक मिनट, एक बात देखो, ऑनेस्टली बताना, दिल पे हाथ रखे, तुम लोग के माइंड में आया था कि नहीं? पेन डबल, सेल डबल, प्रॉफिट डबल। एक मिनट, प्रॉमिस बताना कितने लोग के माइंड में आया था? बोलो ना, आया था ना? हम अज्यूम करेंगे तुम लोग के माइंड में आया है। अच्छा एक सेकेंड, नहीं आया? तुम लोग के साथ प्रॉफिट क्या होना चाहिए? डबल, डबल से कम या डबल से ज्यादा? डबल से? सोच के बोलो, समझ के बोलो, होश में बोलो। चलो एक काम करें, जरा देखे, एक बार का अज्यूम कर रहा है, ऑलमोस्ट 99% लोग सोचे प्रॉफिट डबल। ये तो मजा किसके लेगा? हाँ सर, मेरे माइंड में आया था। चलो सुनो, अब एक काम करें, अब जरा देखे, अश्मिता जी बोल रही है प्रॉफिट होना चाहिए डबल, 30,000 का डबल आना चाहिए 60,000। अब एक काम करें, जरा देखते हैं हमारा प्रॉफिट डबल आया, डबल से कम आया या डबल से ज्यादा आया? रुको, अब मेरे को थोड़ा इनकम स्टेटमेंट बनवाने में ना फटाफट हेल्प करना। 20,000 पेन, हर एक पेन का वेरिएबल कॉस्ट लगता है 60, तो 20,000 में कितना लगेगा? 20,000 इंटू 60 कितना आने वाला है? 12 लाख। तो भाई 20 लाख माइनस 12 लाख, 20 लाख माइनस 12 लाख, मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 8 लाख। अब जैसे ही मेरा कंट्रीब्यूशन आया 8 लाख, तुरंत दौड़े दौड़ा आया भव्य मेरे पास, आके मेरे को बोलता है, सुना है बड़ा पेन बेचे हैं? हम बोला बेचे तो है, पूरा रेंट थोड़ा बढ़ाएंगे। क्या लगता है इसको हम रेंट बढ़ाकर देगा या उतना ही देगा? हम बोला भाई जब बुरा वक्त था तो मेरा साथ दिया था, अगर बुरे वक्त में इसने साथ नहीं दिया, अच्छे वक्त में हम इसका साथ नहीं देंगे। रेंट कितना देंगे? 3 लाख। अब मेरे को जरा बताओ ईबीआईटी कितना आ जाएगा? 8 लाख माइनस 3 लाख कितना आने वाला है? 5 लाख। अब अगला आने वाला है, बोलो कौन? नींव या गर्व? अब गर्व आएगा, आके सेम बात बोला, बड़ा पेन बेचे हैं। अब बोला भाई ज्यादा बकवास नहीं, एग्जैक्ट एक सेकंड, गर्व को कितना रुपया देगा? यानी 40,000 पकड़ाएंगे इसके मुंह पे। हम बोला चल निकल यहां से। अब क्या करेंगे? 40,000 देंगे और ईबीटी कितना आएगा? 4,60,000। अब ईबीटी आए 4,60,000। साल के एंड में मोदी जी आएंगे, मोदी जी से ज्यादा लड़ाई नहीं करना। मोदी जी बोले 50% टैक्स दे, तो बस दे दे। पहले दिए थे 60,000 का आधा टैक्स, अब देंगे 4,60,000 रुपए का 50%। एक मिनट, 4,60,000 का 50%, यह आएगा 2,30,000। यानी पता है हमारा ईएटी कितना आने वाला है? 60,000 नहीं, 2,30,000। और तुम लोग क्या बोला? प्रॉफिट हो जाएगा डबल। एक मिनट, तुम लोग ये नहीं सोचा था? अब कोई एक जन हाथ उठा के आंसर देना। 500 का गया? हाँ, कोई अब मेरे को हाथ उठा के एक जन आंसर देना। सेल हुआ डबल पर प्रॉफिट डबल से ज्यादा हुआ। पता है सेल हुआ डबल, प्रॉफिट हुआ डबल से ज्यादा। इसका कारण पूरे इनकम स्टेटमेंट के अंदर में खाली 2 लाइन है। इसका कारण पूरे इनकम स्टेटमेंट के अंदर में खाली 2 लाइन है। हम चाहेंगे वो 2 लाइन क्या क्या है, कोई मेरे को बताओ। कितने लोग बता सकते? एक बार जरा हाथ उठाना। कितने लोग हाथ उठा? किससे पूछेंगे? आप बताइए। नाम बताओ ना। एक हमारा है फिक्स कॉस्ट और अगला क्या बोला? अगला है मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट। एक मिनट, क्या ये राइट है गलत है? राइट या गलत? क्यों?
फिक्स कॉस्ट क्यों चेंज होगा? क्योंकि पेन जितना भी बना है फिक्स कॉस्ट तो उतना ही रहेगा। ठीक है, डांटो मत, आराम से बोलो। डांटो मत, आराम से बोल लो। हाँ, ये डांटे जा रहे हैं। हाँ, फिक्स कॉस्ट तो उतना ही रहेगा, रेंट उतना ही लगेगा, और इंटरेस्ट भी जितना कैपिटल दिया, जितना इंटरेस्ट रेट पे डील हुआ तो उतना ही। चलो डन। आपका नाम क्या है? साकेत। एकदम सही आंसर दिया। नहीं, आप 500 देंगे कुछ देर बाद। भाई इस लाइन के लिए 500, ये मतलब 500 रुपए डिजर्व करता है एक लाइन के लिए। अभी और भी क्वेश्चन पूछेंगे, देंगे आपको, जरूर देंगे। ठीक, सुनो। नहीं, पक्का 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 पक्का। चलो सुनो। देखो एकदम सही। अरे यार सुनो। देखो एकदम राइट आंसर था। सेल हुआ डबल। अब देखो लगाओ थोड़ा बुद्धि। अब यहां पे हम लोग एक बहुत ही फैंटास्टिक बात करेंगे। पता है अगर सेल होता है डबल तो देखो मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो गया? डबल। पता है मेरा कंट्रीब्यूशन भी क्या हो गया? डबल। पर ध्यान देना, जो मेरा फिक्स कॉस्ट का वैल्यू था, सोचो हम कंट्रीब्यूशन ज्यादा कमा रहे हैं, डबल कमा रहे हैं, पर भाई मेरा फिक्स कॉस्ट तो उतना ही लगा। और अगर मेरा फिक्स कॉस्ट एग्जैक्ट उतना लगा है तो पता है जो अगला लाइन आएगा ईबीआईटी, वो डबल नहीं डबल से ज्यादा हो जाएगा। तुम लोग ये लाइन समझा? सेल अगर हुआ डबल, मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी होगा डबल, यानी मेरा कंट्रीब्यूशन हुआ डबल, पर भाई जो अगला खर्चा फिक्स कॉस्ट है वो तो सेम मांगा। अगर सेम पैसा मांगा तो जो मेरा अगला लाइन आने वाला है प्रॉफिट, वो डबल से ज्यादा होगा। देखो 1 लाख की जगह 5 लाख हुआ, मतलब कितना टाइम्स हो गया? 5 टाइम्स। सिमिलरली जो मेरा अगला लाइन है इंटरेस्ट, देखो ये रह गया सेम, और अगर ये इंटरेस्ट सेम रह गया तो जो मेरा नेक्स्ट लाइन आने वाला है ईबीटी, क्या लगता है ये 5 टाइम्स होगा या 5 टाइम्स से ज्यादा होगा? क्या होगा? तो एक बार देखना, 60,000 की जगह 4,60,000 हुआ, यानी पता है ये कितना हो गया है? ये कितना हो गया है? ये हुआ है 7.67 टाइम्स। मेरा टैक्स भी रहेगा 7.67 टाइम्स, मेरा ईएटी भी क्या रहेगा? 7.67 टाइम्स। यानी सोचो यहां तक चला डबल डबल डबल, परसेंट से सेम था इसीलिए डबल से ज्यादा हुआ। अगला मेरा ये देखो, ये भी रह गया सेम, इसीलिए अगला लाइन भी उससे ज्यादा हुआ। तो मेरा सेल अगर डबल होता है, मेरा प्रॉफिट डबल से ज्यादा होता है। इसका कारण मात्र 2 लाइन है। मेरा वो 2 खर्चा जो भले ही रेवेन्यू बढ़े पर वो खर्चा बढ़ता नहीं है। एक मेरा क्या है? फिक्स कॉस्ट। एक मेरा क्या है? इंटरेस्ट का कॉस्ट। दोनों का नेचर अलग अलग है। फिक्स कॉस्ट का नेचर है ऑपरेटिंग नेचर का, ये ऑपरेटिंग नेचर का फिक्स कॉस्ट है। और पता है जो मेरा इंटरेस्ट है ये कौन से नेचर का है? फाइनेंशियल नेचर का। तुम लोग का कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना हुआ है? नहीं। 11-12 में कैश फ्लो था। याद है मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर में मेरा कैश फ्लो होता है 3 तरह का एक्टिविटी। बोलो क्या क्या? मेरा एक रहता है ऑपरेटिंग, अगला क्या रहेगा? इन्वेस्टिंग, अगला क्या रहेगा? फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग माने क्या? जो डे टू डे ऑपरेशन में लगे। भाई डे टू डे ऑपरेशन क्या है? पेन बनाने का, उसके लिए मेरे को एक जगह लगेगा, तो डे टू डे ऑपरेशन का फिक्स कॉस्ट। मेरा फाइनेंसिंग क्या होता है? कहीं से पैसा लाने पे जो मेरा खर्चा लगे। पैसा लेकर आए थे इन दोनों से, एक जगह मेरा फिक्स कॉस्ट लगा गर्व में, तो देखो मेरा जो डिबेंचर वाले को पैसा दिया मेरा क्या है? फाइनेंसिंग नेचर का। तो मेरा पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट में ये 2 लाइन ऐसा है जिसकी वजह से मेरा सेल अगर 10% बढ़े, और बाई चांस मेरा सेल 10% बढ़े, लाइन पूरा कर रहा, और बाई चांस मेरा सेल 10% बढ़े, क्या लगता है प्रॉफिट 10 बढ़ेगा, 10 से कम बढ़ेगा या 10 से ज्यादा बढ़ेगा? 10 से ज्यादा। तो इसका कारण क्या है? 2, एक है मेरा फिक्स कॉस्ट, एक है मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट। बोलो यहां तक क्लियर है? अरे बोलो ना। डन। कौन ऐसा है जो यहां पर आ सकता है? आई थिंक पहला मौका हम चाहेंगे, पहला मौका मिडिल रूम में किसी को दे। अच्छा ठीक है, मिडिल रूम में नहीं। नहीं मिडिल रूम में। बोलो कौन आ सकता है? पिछले 1 घंटे में जो बताया हम बस खाली उतना पूछेंगे, इसके अलावा कुछ इधर उधर का बात नहीं। बॉटल लेके कौन आया? मिडिल रूम में या छोड़ो, बाकी पूरे क्लास में बताओ। बताएगा? चलो आज तुम्हारा पहला क्लास है, आ जाओ। जिसका पहला क्लास है मौका उसको मिलना चाहिए। तुमको हम देखा तो नहीं आज तक? क्या नाम है? क्या नाम है? दिव्या। दिव्या सीरियसली आ जाओ।
ठीक है, दिव्या हो, दिव्या होगा, दिव्या नहीं होगा। चलो ठीक है, नहीं हमको लगा पहला क्लास है। चलो दिव्या, बेचारा लाइव ऑनलाइन में बोला सर मी सर आओ बताना। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट स्टार्ट करेंगे सेल वैल्यू के साथ, आगे कंप्लीट करना। सबसे पहले आएगा सेल, उधर देखते हैं। सबसे पहले आएगा सेल, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, मतलब सेल से माइनस होगा वेरिएबल कॉस्ट, फिर आएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, फिर आएगा हमारा नहीं क्या ऊपर गला घुट के मारने का बता रहे हैं। फिक्स कॉस्ट आने के बाद EBIT आएगा, फिर इंटरेस्ट लेस होएगा, फिर EBT आएगा, फिर टैक्स लेस होएगा, फिर EAT, उसके बाद क्या? हाँ बांट देंगे, शेयर होल्डर्स को देंगे। अच्छा वो ठीक है। जरा अगला आंसर देना। अगर बाई चांस सेल बढ़ता है 5%, प्रॉफिट बढ़ेगा 5 से ज्यादा। इसका कारण है दो, बोलो क्या? पहला है जो वो फिक्स कॉस्ट और दूसरा इंटरेस्ट। ये दोनों का नेचर क्या क्या है? फिक्स आगे मतलब एक वैसा है, एक वैसा है, एक ऐसा है। वैसा ऐसा क्या होता है? इसको हिंट दे थोड़ा। दोनों का नेचर थोड़ा अलग अलग है। याद करना। एक फिक्स्ड है और एक फिक्स्ड है और दूसरा पता नहीं। एक हिंट दे दे क्या? चलो दे दे। याद करना कैश फ्लो स्टेटमेंट। नहीं पता। एक और हिंट दे दे क्या? नहीं हम हिंट देंगे। याद करो मेरा 3 तरह का एक्टिविटी होता था कैश फ्लो के अंदर में। ऑपरेटिंग। हाँ अगला, इन्वेस्टिंग, अगला फाइनेंस। अब ये जो दो कॉस्ट है उसमें एक नेचर का है, दूसरा दूसरे नेचर का है। एक ऑपरेटिंग नेचर का है और दूसरा फाइनेंशियल। ऑपरेटिंग नेचर का कौन सा है? ऑपरेटिंग नेचर का वो वाला फिक्स वाला। फाइनेंसिंग नेचर का कौन सा है? डिपेंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। चलो डन। अब एक और आंसर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? अल्टीमेट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर। चलो ठीक। अगला बताना, हम उस जगह से पैसा लेकर आएंगे जिस जगह मेरा कॉस्ट सबसे कम लग रहा है, उस जगह लगाएंगे जिस जगह मेरा रिटर्न मैक्सिमम है। अगला बताना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेफिनेशन और बस खाता। अच्छा थोड़ा हिंट दे क्या? तुमको बड़ा है इसको पैसा दिलाने में इंटरेस्ट है? हाँ अच्छा वो ऑलरेडी सेट है। प्लीज चलो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ डैश एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी, मैनेजरियल एक्टिविटी, which deals with 4 वर्ड। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। डैश ऐसे कौन हिंट देता है? डैश एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर में 2 आने वाला है। एक प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। चलो आई थिंक ये डिजर्व करता है। अब बस एक आखिरी क्वेश्चन। नहीं कॉस्ट क्या दे, इतना चीप दिए। और बाई चांस सेल बढ़ता है 10%, प्रॉफिट बढ़ेगा 10 से डबल से भी ज्यादा। डबल नहीं, हम बोला 10%। सेल अगर 10% बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ेगा 10 से हाँ ज्यादा, 10 से ज्यादा। हाँ। अगर सेल गिरेगा 5%, सेल गिरेगा 5%, प्रॉफिट गिरेगा 5 से कम। ऑलरेडी मेरा बताया हुआ नहीं है, सेल ऐसे ही पूछ रहा है। अगर बाई चांस बढ़ने के लिए अप्लाई होता है, सेल बढ़ता है 10%, प्रॉफिट बढ़ेगा 10 से ज्यादा,
तो अगर बाई चांस सेल गिरेगा 10%, प्रॉफिट गिरेगा 10 से ज्यादा। क्यों? एग्जाम्पल लेके करना होगा। एग्जाम्पल लेके करना होगा। फिक्स्ड और वो इंटरेस्ट तो सेम ही पेमेंट्स जा रहा है, तो मतलब बाकी सारा फिगर्स कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली सेल भी 10% से कम ही रहेगा। एकदम सही बोला। और बाई चांस सेल गिरता है 10%, वेरिएबल कॉस्ट भी 10% गिर जाएगा, मेरा कंट्रीब्यूशन भी 10% गिर जाएगा। पर ध्यान देना, जो मेरा फिक्स कॉस्ट है वो तो उतना ही रुपया लेगा। जो मेरा फिक्स कॉस्ट है वो तो उतना ही रुपया लेगा, और सिंस वो उतना ही रुपया लेगा यानी मेरा ईबीआईटी उससे ज्यादा गिरेगा। अगला जो इंटरेस्ट है वो भी मेरा इतना ही रुपया लेगा यानी मेरा ईबीटी उससे ज्यादा गिरेगा। तो ध्यान देना, जो चीज बढ़ने के लिए अप्लाई होता है सेम चीज गिरने के लिए भी अप्लाई होता है। आप डिजर्व करते हैं 500। चलो डाल। एक से नाम क्या? दिव्या। दिव्या दिव्या दिव्या, हाँ ठीक है। तो सुनो ना, वो ऑलरेडी सेट था। चलो डन। अब एक काम करें फटाफट, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट ना बस तुम लोग एक काम करो, बिना देखे बताना, उसके अंदर तुम लोगों को बताएगा 3 जो लेवरेज है उसका इसके अंदर में एप्लीकेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है। एक काम करो, सबका चेहरा ऊपर, कोई नीचे देखा आंख में उछलेंगे। पहला जरा बताना, सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट का पहला लाइन शुरू करेंगे सेल वैल्यू के साथ माइनस क्या मिलेगा? माइनस क्या मिलेगा? ईबीआईटी के बाद माइनस करेंगे, क्या मिलेगा? ई माइनस करेंगे, क्या मिलेगा? अगर बाई चांस सेल बढ़ता है 10%, प्रॉफिट बढ़ने वाला है 10 से, सेल गिरता है 10%, प्रॉफिट गिरेगा 10 से। इसका कारण पूरे इनकम स्टेटमेंट के अंदर में आता है। 2 लाइन बोलो, कौन कौन? एक आता है फिक्स कॉस्ट, अगला कौन आता है? इंटरेस्ट। बताओ फिक्स कॉस्ट का नेचर क्या? मेरा इंटरेस्ट का नेचर क्या? फाइनेंशियल। बोलो क्लियर है यहां तक? अरे बोलो ना, बस यहां तक क्लियर है? चलो काम करें, फटाफट लिखते हैं 2 शब्द। हम चाहेंगे अब अगला जो हम क्वेश्चन पूछे उसका आंसर वो कोई दे जिसका आज पहला क्लास है। और देखो हम डराता नहीं है, कितना हिंट देता है। हम चाहते हैं हाँ आओ मेरे को लूट के ले जाओ, और वैसे भी हम कुछ दिन बाद तो पूरा बोरा भर के लेके आएंगे, कैश बांटेंगे। चलो अब देखो, जो हमारा क्या नाम है चैप्टर है लेवरेज, ये हम वर्ड लेवरेज यूज ही नहीं किया, पर अनजाने में से हम लोग पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाकर खत्म कर दिए। अब शब्द लेवरेज होता क्या है अब हम बताएगा। तो एक काम करना, यहां लिखना द टर्म लेवरेज। सर ये क्या तरीका था आपका? हिंट दे दिए, पैसा भी दे दिए। ऑनलाइन को बड़ा गुस्सा आ रहा है, देख रहे। दिव्या डिजर्व करता था। पर हमको ध्यान नहीं आ रहा तुमको कब दिखा था। चलो द टर्म लेवरेज is derived from French word liver. The term leverage is derived from French word liver. तुम लोग को ये सब लैंग्वेज आता है, फॉरेन लैंग्वेजेस? किसी को क्लास में नेपाली फॉरेन लैंग्वेज नहीं है? कौन सा आता है? नहीं, जनरली किसी को आता है फॉरेन लैंग्वेज? कौन सा? इंग्लिश। जो तुम लोग के सामने है उसको आता है 26 लैंग्वेजेस। 26 लैंग्वेजेस। चलो जो हमारा लेवरेज है ये डिराइव हुआ एक फ्रेंच वर्ड जिसका नाम क्या है? लिवर। और लिवर क्या है ये तुम लोग का ना क्लास 7-8 में फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। बायो नहीं था, फिजिक्स में था। एक मिनट, क्लास 7-8 में तुम लोग का फिजिक्स में पढ़ा हुआ है वर्ड लिवर। एक मिनट याद दिलाए, कुछ याद आ रहा है? बोलो ये क्या बनाया? सीसो बनाया, झूला बना रहे हैं। एक मिनट याद करो, लिवर एक ऐसा ऑब्जेक्ट था जिसके द्वारा एक बहुत ही हेवी ऑब्जेक्ट को हम लोग आराम से लिफ्ट या शिफ्ट कर सकते थे। जाने दो,
समझ गया, तुम लोग ढंग से फिजिक्स नहीं पढ़ा है। आज से 5-6 साल पहले पढ़ा होगा, याद नहीं है, और हम पढ़े थे 1997 में। चलो एनीवेज, लिवर क्या है फटाफट लिखे। लिवर डिनोट्स अ टूल which is used for lifting or shifting। याद नहीं यार, एक ऐसा होता था लिवर के पोजीशन को थोड़ा चेंज करते थे ताकि आराम से हेवी ऑब्जेक्ट को इधर उधर लिफ्ट कर पाए, शिफ्ट कर पाए। कांट बिलीव। मेरा लिवर डिनोट्स अ ऑब्जेक्ट। भाई तुम इधर पी लो, आप बॉटल इधर से उधर कर रहे हैं। लिवर डिनोट्स अ टूल विच इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग और शिफ्टिंग अ हेवी ऑब्जेक्ट विथ लिटिल एफर्ट। हमारा लिवर क्या एक ऐसा टूल जिसके द्वारा एक बहुत ही हेवी ऑब्जेक्ट को हम लोग आराम से लिफ्ट या शिफ्ट कर सकते हैं बहुत ही कम एफर्ट लगा के। अब तुम लोग बोलेगा फिजिक्स का वो वाला बात का इस चैप्टर के साथ क्या लेना देना? बात तो सही है, कोई लेना देना नहीं। अब मेरा रिक्वेस्ट है ओनली 5 मिनट थोड़ा सा ध्यान देना, बस मेरा आजकल आखिरी 5 मिनट हमको बोलना है। देखो, अब ये हमारा टॉपिक तो हो गया था, पर हम बताते हैं इस पूरे इनकम स्टेटमेंट के अंदर में 2 लाइन, इतना प्यारा लाइन था जो अच्छे वक्त में अच्छा होता है, बुरे वक्त में बड़ा खतरनाक होता है। पता है वो 2 लाइन कौन सा है? एग्जैक्ट फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट। अभी हम लोग तुरंत देखें ये अच्छा था। क्यों अच्छा था? इमेजिन करो सेल हो जा रहा है डबल, मेरा वेरिएबल कॉस्ट है डबल, मेरा कंट्रीब्यूशन डबल हो गया। आप सोचो कितना ज्यादा पैसा कमा रहा है, पर भव्य आके मेरे से एक्स्ट्रा रुपया नहीं लिया। हम डबल कमाना शुरू कर गया, पर भाई मेरा भव्य उतना ही रुपया लिया, तो मेरे को फिक्स कॉस्ट कितना अच्छा लग रहा है। हम ज्यादा कमा रहे हैं पर मेरा रुपया उतना ही लग रहा है। सेम गोज विथ इंटरेस्ट। जो हमारा गर्व है, हम इतना डबल कमाने लग गया, पर ये बोला नहीं आप मेरे को जितना हर साल देते थे उतना ही रुपया दो। यानी अगर मेरा कमाई डबल हो रहा है पर मेरा खर्चा उतना ही लगे, उससे अच्छा खर्चा क्या होगा? हम डबल कमाने लगा, हम 5 गुना कमाने लगा, हम 10 गुना कमाने लगा, पर मेरा खर्चा वही सेम लगे, कितना अच्छा लगेगा वो मेरे को कॉस्ट? तो पता है अच्छे वक्त में ये दोनों बहुत ही अच्छा फिक्स कॉस्ट है। पर हम एक बात बताते हैं, बुरे वक्त में इन लोग से खतरनाक भी कोई नहीं होता। और ये पूरा का पूरा दुनिया खुद फील किया था 2020 में। जरा बताओ 2020 का एग्जांपल क्यों लिया? कोविड हुआ था। ध्यान होगा जब जिस समय कोविड हुआ था उस समय अचानक से मोदी जी आए, बोले जो जहां है वहीं रह जाओ। लॉकडाउन हो गया, हम ससुराल में थे, हम वहीं रह गए। हम बताते हैं एक सुनना। हम बताते हैं ड्यूरिंग कोविड, पता है वो सारा का सारा बिजनेस जिसके अंदर में बहुत बड़ा फिक्स कॉस्ट था, उन लोग भयंकर लॉस में आया। जो लोग के अंदर में फिक्स कॉस्ट लग रहा था, इमेजिन करो मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीना पूरा लॉकडाउन है। लॉकडाउन है तो भैया आदमी बेच पा नहीं रहा है, रेवेन्यू कुछ आ नहीं रहा है, पर जितना मेरा फिक्स कॉस्ट है वो तो पूरा लगे जा रहा है। तो भाई सेल कुछ नहीं, वेरिएबल कॉस्ट कुछ नहीं, कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं, पर ये दोनों तो पूरा रुपया लेकर गया। तो वो 2 इंसान जो अच्छे वक्त में अच्छा लग रहा था, जिस समय बुरा वक्त आया सबसे गंदे वही 2 इंसान थे। हम जिनसे अकाउंट्स पढ़ा था, मेरे को 3 एडवाइस दिए थे और फॉर्चुनेटली हम फॉलो किया। मेरे को रंजन जीवन का 3 एडवाइस, हम बोला बोलिए सर। बोला जीवन में कभी किसी से लोन लेना मत, कभी किसी को लोन देना मत। और तीसरा बोले जब तुम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, शुरू में ऑब्वियस सा बात है रेंट पे रहेगा जगह, पर जैसे ही मौका मिले जगह खरीद लेना। और उनके इस बात को हम बड़ा रिलीजियसली फॉलो किया। हम लाइफ में कभी किसी से लोन लिए नहीं, लाइफ में कभी किसी को लोन दिए नहीं। और शुरू में जब जगह पढ़ाते थे, जगह रेंट का था, पर जैसे ही लगा ठीक ठाक स्टूडेंट आया, जगह खरीद लिया। अब इमेजिन करो अगर हम बाई चांस ये जगह नहीं खरीदते तो मेरा जगह रेंट पे रहता, और इतने बड़े जगह का रेंट मेरा साल भर में आराम से लगता 3 लाख रुपया पर मंथ, साल का 36 to 40 लाख रुपीस आराम से लगता। ड्यूरिंग कोविड अप्रैल, मई, जून, स्टूडेंट तो आ नहीं रहे हैं, पर भाई मेरा रेंट लगे जा रहा है। इमेजिन करो कितना चुपता। पर सिंस ये मेरा जगह खरीदना हो गया था तो मेरा फिक्स कॉस्ट का वैल्यू 0 हो गया, और सिंस मेरा फिक्स कॉस्ट का वैल्यू 0 हो गया तो भाई हमको 1 पैसा फर्क नहीं पड़ा। जब लॉकडाउन है तो मेरे को एक्स्ट्रा कुछ घर से तो देना नहीं है। और जो लोग का फिक्स कॉस्ट था, जो लोग का जगह रेंट पे लिया हुआ था,
उनको फिक्स कॉस्ट देना पड़े जा रहा है। तो भाई इनकम कुछ आ नहीं रहा है पर भाई फिक्स कॉस्ट देना पड़ रहा है, उस समय इनको कितना बुरा लग रहा था। तो अच्छे वक्त में कितना अच्छा लगता है, बुरे वक्त में ये दोनों उतना ही बुरा लगता है। एकदम सिंपल सा एग्जांपल, 2012 में मेरा शादी हुआ, 2013 में पढ़ाने आए, तो ऑलमोस्ट 12 साल हो गया। आज जब 2013 में पढ़ाने आए, कॉस्ट के क्लास में बताया था कि जिस समय हम अपना जॉब छोड़े थे, मेरा सैलरी था 48 लाख रुपीस पर एनम। 24 लाख नॉर्मल सैलरी, 24 लाख का बोनस, 48 लाख रुपीस पर एनम की सैलरी को त्याग कर आए हम पढ़ाने के लिए। और पहला टर्म में मेरे को ध्यान है, हम 4 सब्जेक्ट पढ़ाता था, कॉस्ट, एफएम, लॉ, ऑडिट। 4 सब्जेक्ट पढ़ाते थे और चारों मिलाकर मेरा फीस होता था 3,500। चारों मिलाकर 3,500। और पहले टर्म में कितने स्टूडेंट पढ़ने के लिए आए थे? शगुन के 6। 3500 इंटू 6 अगर तुम लोग कैलकुलेट करेगा, ये नंबर आने वाला है 21,000। और जो पढ़ने के लिए आ गए उनका सेशन 6 महीना चलेगा, तो मेरा 6 महीने का इनकम था 21,000 और उसके पहले था 48 लाख रुपीस पर एनम। जब एडमिशन हुआ 21,000 रुपया आया, घर गए पापा के पास, हम बोला पापा बैठिए, हम बोला हाथ आगे करिए, उनको पकड़ाया 21,000 रुपया, बोले क्या है? हम बोला मेरा अगले 6 महीने का कमाई। गिने, बोले खत्म, हम बोला खत्म। बोले 6 महीने में 21,000 हो गया? हम बोला हो गया। बोला अगर तुम जॉब में रहता 6 महीने में कितना कमाता? हम बोला 6 महीने में 24 लाख। बोले 24 लाख की जगह 21,000 में आया? बोला पक्का तुम मारवाड़ी नहीं, हॉस्पिटल में बदला गया है। हम बोला पापा चल, नया नया पढ़ाना शुरू किया इसलिए है, आप प्लीज टेंशन मत लो। अब आ गया इनकम। अब हम बताते मेरा क्लास चल रहा था, ये हम समझा रहे हैं इस टॉपिक को समझाने के लिए। मेरा क्लास चल रहा था, छोटा सा क्लास था, 40 लोगों की कैपेसिटी का क्लास था, इतना सा, जिनके 6 लोग बैठे थे। हमारे लैंडलॉर्ड आए, जगह हम रेंट पे लिया था, उनका रेंट था 15,000 पर मंथ। आए लैंडलॉर्ड, नॉक किए, बोले रंजन। हम बोला हाँ बोलिए। बोले रेंट दो इस महीने का। हम बोला रेंट मांगने आए हैं? बोले हाँ। हम बोला अंदर आइए। उनको अंदर बुलाया, हम बोला गिनिए। अब गिने 1 2 3 4 5 6। हम बोला 6 लोग, 3500 रुपया लिए 6 महीने का मिलाकर, कुल मिलाकर 21,000 आया है। हम बोला इसमें 15,000 देंगे, क्या क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे? बोला वो सब हटाओ, हमको तो रेंट लगेगा। अब उपाय नहीं था, 15,000 रुपया देना पड़ा। सेकेंड मंथ वापस आए, 15,000 रुपया लेके गए। थर्ड मंथ वापस आए, 15,000 रुपया लेके गए। तुम लोग बताओ, जिस समय स्टूडेंट कम था, ये रेंट मेरे को जो हम दे रहा है, ये मेरे को अच्छा लग रहा था या चुभ रहा था? चुभ रहा था, यानी मेरे को फिक्स कॉस्ट बड़ा बुरा लग रहा था। अब उसका अगला सेशन हुआ, 6 की जगह हुए 50 स्टूडेंट। जो 3,500 था, ये बना 5,000। अब अगले सेशन के अंदर में वापस वो आदमी रेंट लेने के लिए आ रहा है, पर पता है इस बार जब वो आ रहा है, मेरे को उतना नहीं चुभ रहा है। तो देखना, वही फिक्स कॉस्ट है 15,000। एक समय मेरे को कितना बुरा लग रहा था भाई। वो आते थे, हम कहीं निकल जाते थे। अब अगली बार वो आए, हमको नहीं चुभा। उसके अगले सेशन में वो 50 की जगह 100, अब और कम चुभ रहा है। उसके अगले सेशन में 250, बिल्कुल नहीं चुभ रहा है। अगले सेशन में 500, आते थे, गले लगाते थे, रेंट देते थे। यानी इमेजिन करो, वही इंसान जो 15,000 रुपया पहले लेता था, मेरे को बुरा लगता था, पर वही सेम इंसान जब 15,000 रुपया अब ले रहा है, मेरे को बुरा नहीं, मेरे को अच्छा लग रहा है। यानी फिक्स कॉस्ट पता क्या है? 2 धारी तलवार। फिक्स कॉस्ट क्या है? 2 धारी तलवार। कभी जीवन में तलवार देखा है? जीवन में किया क्या है? कुछ भी नहीं। मेरा फिक्स कॉस्ट क्या है? 2 धारी तलवार। कारण क्या? जनरली तलवार में ना एक तरफ रहता है धार, जो दुश्मन का गला काटने में काम आएगा, कट। पर 2 धारी का मतलब क्या हुआ? दोनों तरफ धार है। यानी अगर ढंग से दुश्मन को गला काट दिए तो काट दिए, अगर नहीं काटा तो बता खुद का गला कट जाएगा। तो देखो, मेरा फिक्स कॉस्ट को बोला जाता है 2 धारी तलवार। अच्छे वक्त में भाई इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, आराम से फटाफट काटेगा। समझ आ रहा है ना आप लोग को? जो आराम से ये क्या करेगा? दुश्मन को काटेगा, पर वही अगर बुरा वक्त चले, पता चलेगा खुद का कट जाएगा। तो देखो, ये है फिक्स कॉस्ट का असली मतलब। तो फिक्स कॉस्ट आज तक पढ़े तो थे, पर भाई इसका रियल सिग्निफिकेंस क्या है? ये अच्छे वक्त में बड़ा अच्छा है, बुरे वक्त में ये उतना ही बुरा है। पर प्रॉब्लम ये, हम लोग हैं कॉमर्स वाले लोग, और कॉमर्स वाले लोग को बचपन में पता है क्या चीज सिखाया जाता है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। 1 मिनट, कंजर्वेटिज्म या वर्ड सुना है? प्रूडेंस। कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस का मतलब क्या? यानी शॉर्ट, जो भी बुरा होने वाला है वो हमारे साथ होने वाला है, वो सोच लो, अच्छा के लिए तो पैदा ही नहीं हुए हैं। यानी बताए फिक्स कॉस्ट, देखो बेचारा अच्छा भी था, देखो फिक्स कॉस्ट अच्छा भी था,
फिक्स कॉस्ट अच्छा भी था, पर भाई हम लोग कॉमर्स वाले लोग हैं, हम लोग अच्छाई को नहीं देखते हैं। फिक्स कॉस्ट बुरे वक्त में बुरा है। बुरा कैसे बनाया? कुछ ज्यादा ही ठीक। छोड़ा, क्या बनाने बैठ गया। ठीक, देखो तो देखो, मेरा फिक्स कॉस्ट अच्छे वक्त में अच्छा था, बुरे वक्त में बुरा था, पर भाई हम लोग कॉमर्स वाले लोग हैं, हम लोग अच्छाई की तरफ नहीं देखेंगे, इसका बुरा वाला वर्जन देखेंगे कि भाई अगर बुरा समय आया तो ये दोनों ही मेरे को सबसे ज्यादा लूट कर लेकर जाएगा, और अगर ये दोनों ही लूट कर लेकर जाएगा तो जिस बिजनेस में ये है वो उस बिजनेस के लिए एक रिस्क है। क्वेश्चन उठता है कौन सा रिस्क है? पता है, फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग नेचर का था, तो ये कौन सा रिस्क लेकर आएगा? ऑपरेटिंग रिस्क। और पता है जो मेरा इंटरेस्ट है ये फाइनेंशियल नेचर का है, पता है कौन सा रिस्क लेकर आएगा? फाइनेंशियल रिस्क। एक मिनट, तुम लोग ये लास्ट का 10 मिनट जो बोला समझ में आया? बोलो ना। हम क्या बोला? सिंपल सा बात, अच्छे वक्त में अच्छा, बुरे वक्त में बुरा, पर हम लोग क्या देखेंगे? बुरा वाला वर्जन। डन। और एक बात बताओ, जब भी एक इंसान बिजनेस में पैसा लगाया तो नींव और गर्व में रिस्क कौन लिया? गर्व लिया या नींव लिया? नींव कौन है? कौन सा शेयर होल्डर? इक्विटी शेयर होल्डर। यानी जैसे इक्विटी शेयर होल्डर बिजनेस में पैसा लगाता है, ये लिया रिस्क। कौन सा रिस्क लिया? कोई पूछे कौन सा रिस्क लिया? दो, एक लिया ऑपरेटिंग, एक लिया फाइनेंशियल। डन। चलिए काम करें, फटाफट यहां लिखते हैं। तुम लोग कभी जीवन में फिक्स कॉस्ट को इस नजरिए से देखा था? कितना सुंदर नजरिया था। चलो अब यहां लिखते हैं। अब हमारे इस चैप्टर में लेवरेज क्या चीज को मेजर करता है? एक इक्विटी शेयर होल्डर कितना रिस्क लिया, उस चीज को मेजर करता है लेवरेज। तो लेवरेज डिनोट्स a tool for measuring risk undertaken by equity shareholder. देखो हमारा लीवर क्या है? एक हेवी ऑब्जेक्ट को आराम से लिफ्ट या शिफ्ट कर पाए, उसे से बना लेवरेज। और हमारे इनकम स्टेटमेंट के अंदर में हेवी ऑब्जेक्ट क्या है? जो डट के खड़ा रहे, कहीं मूव करेगा ही नहीं। और डट के हमारे इनकम स्टेटमेंट में कौन रहता है? एक हमारा फिक्स कॉस्ट, अगला कौन रहता है? इंटरेस्ट का कॉस्ट। और मेरा रिस्क था दो तरीका का। मेरा पहला है ऑपरेटिंग रिस्क। एक सेकंड, ज्यादा दो रिस्क का नाम क्या था? पहला ऑपरेटिंग, अगला वाला फाइनेंशियल। तो मेरा पहला क्या है? ऑपरेटिंग रिस्क। आज जरा बता रहे हैं, जो मेरा ऑपरेटिंग रिस्क है ये किस वजह से आया था? वो फिक्स कॉस्ट की वजह से। और जो मेरा फाइनेंशियल रिस्क है वो किस वजह से आया था? इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से। तो ऑपरेटिंग रिस्क क्यों आया? आईपैड हैंग हो गया। एक से चलो हाँ, मेरा ऑपरेटिंग रिस्क में जरा डैश करके लिखा। इट अराइजेज ड्यू टू ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट incurred in day-to-day business. जो मेरा ऑपरेटिंग रिस्क आया ये किस वजह से आया? मेरा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से। और ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट क्यों आया? मेरा डे टू डे बिजनेस में लग रहा है। अब ऐसे ऑपरेटिंग रिस्क को मेजर करता है डॉल। अब डॉल का फुल फॉर्म क्या होता है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। तो देखो मेरा जैसे ही वर्ड फिक्स कॉस्ट आया ये रिस्क लेकर आया, और ये रिस्क को मेजर करता है लेवरेज। तो भाई ऑपरेटिंग रिस्क को कौन मेजर करेगा? ऑपरेटिंग लेवरेज। फाइनेंशियल रिस्क को कौन मेजर करेगा? फाइनेंशियल लेवरेज। सुनो ना, तुम लोग को डेरिवेशन जानने में इंटरेस्ट रहता है? कोई फॉर्मूला को हम डिराइव करके बताएं, मैथमेटिकल डेरिवेशन, कैलकुलस के द्वारा, सिंपल मैथ्स के द्वारा। चलो जो भी है इंटरेस्ट रहना है, आई डोंट केयर, हम डिराइव करेंगे। वो आज नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट डे करेंगे। एक और हम बस खाली फॉर्मूला बताते हैं, बड़ा लॉलीपॉप फॉर्मूला। मेरा क्वेश्चन उठता है, ये ऑपरेटिंग रिस्क किस वजह से आया था? इसकी वजह से। मेरा ऑपरेटिंग रिस्क आया था इसकी वजह से। इसको मेजर करेगा ऑपरेटिंग लेवरेज। पता है इसका फॉर्मूला क्या है? बोलो, फिक्स कॉस्ट के ऊपर क्या आया?
और फिक्स कॉस्ट के आने की वजह से नीचे में क्या आया, इसका फॉर्मूला पता है क्या बनेगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। यानी मेरे फिक्स कॉस्ट के आने की वजह से पहले जितना कमाए थे कंट्रीब्यूशन, इसके आने की वजह से अब वो कम होकर क्या बन गया, ईबीआईटी। एक बार कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो ना, कंट्रीब्यूशन है 4 लाख डिवाइडेड बाय ईबीआईटी है 1 लाख, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। 4 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख कितना आएगा, 4 टाइम्स रुपीज 4 लाख डिवाइडेड बाय रुपीज 1 लाख, रुपीज कट गया, क्या बचेगा 4 टाइम्स। यानी ये जो प्रॉफिट आया फिक्स कॉस्ट के बाद वो पहले 4 टाइम्स हुआ करता था, पर ये फिक्स कॉस्ट की वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया। अब मेरे को ये सेम लॉजिक लगाते हुए कोई फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला बताएगा। एक मिनट, फाइनेंशियल लेवरेज आता है इसकी वजह से, कोई बताएगा इसकी वजह से अगर आया तो मेरा फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, बताओ। इंटरेस्ट के ऊपर में क्या है, ईबीआईटी, बताओ। इंटरेस्ट के नीचे में क्या है, ईबीटी, फॉर्मूला क्या बनेगा, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। इसका एक प्रॉपर मैथमेटिकल डेरिवेशन हम लोग जानेंगे कल या परसों में। चलो फटाफट यहां लिखे, डॉल का फॉर्मूला क्या, ये किस वजह से आया था, फिक्स कॉस्ट की वजह से। मेरा फिक्स कॉस्ट के ऊपर में क्या आया था, कंट्रीब्यूशन, तो फॉर्मूला में आएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, और जैसे ही फिक्स कॉस्ट आया मेरे कंट्रीब्यूशन को कम कर दिया, और कम करके क्या बनाया, ईबीआईटी, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ठीक, ये था मेरा पहला रिस्क। मेरा अगला आने वाला है फाइनेंशियल रिस्क। मेरा अगला आने वाला है फाइनेंशियल रिस्क। जरा बताना हमारे इनकम स्टेटमेंट में कौन सा लाइन था जो फाइनेंशियल रिस्क था, फिक्स कॉस्ट था या इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट आया था गर्व की वजह से, तो यहां लिखते हैं द कंपनी में रेज लॉन्ग टर्म फंड फ्रॉम डिवेंचर्स रिजल्टिंग इन फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट। यानी जैसे हमारे इनकम स्टेटमेंट में कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट आता है वो रिस्क लाता है, और कोई भी रिस्क लेकर आया उसको मेजर कौन करेगा, लेवरेज। तो जो मेरा ऑपरेटिंग क्या नाम है, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट था वो मेजर किया ऑपरेटिंग लेवरेज, और इंटरेस्ट फाइनेंशियल नेचर का है, मेजर कौन करेगा, फाइनेंशियल लेवरेज। तो इसका अब्रीविएशन होता है डीएफएल। एक बार गेस करो डीएफएल का फुल फॉर्म, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। एक और कोई मेरे को बताएगा इसका फॉर्मूला, इंटरेस्ट की वजह से है, बोलो फॉर्मूला क्या, डिवाइडेड बाय क्या, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। तो फॉर्मूला है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। डन। बस लास्ट में एक लाइन लिख देना, कंबाइंड रिस्क। मेरा कंबाइंड रिस्क क्या होता है, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल मिलाकर। जनरली इसको डिनोट करता है डीसीएल। डीसीएल, एक गेस करो फुल फॉर्म क्या आएगा, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। ये होता है डॉल इनटू डीएफएल। ये सारा डेरिवेशन हम लोग जानेंगे परसों। ये मेरा होता है डॉल इनटू डीएफएल। कोई बुद्धि लगा कि इसका फॉर्मूला बता पाएगा, एक सेकंड, डॉल इनटू डीएफएल, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। तो देखो मेरा डॉल क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, मेरा डीएफएल क्या है, ईबीआईटी बाय ईबीटी। तो ईबीआईटी कटेगा, क्या बचेगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। ऑल लेवरेजेस आर एक्सप्रेस्ड इन, तो ये सारा लेवरेज हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, रुपीस में या टाइम्स में, ऊपर में रुपया, नीचे में रुपया, रुपया रुपया कटा, यानी यूनिट कुछ नहीं बचा। ये क्या आने वाला है, टाइम्स में। बोलो क्लियर है यहां तक। अब एक काम करना, फटाफट बस एक नंबर निकालना और आज का क्लास खत्म करना। बस उसके पहले एक बार मेरे को जो हम बताया ना, एक बार सबका चेहरा ऊपर मेरे को जल्दी से बताना आज हम लोग क्या क्या जाने। सबसे पहले मेरे को बताना हमारे इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, बिना नीचे देखे बताना है इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है। स्टार्ट करेंगे सेल माइनस, क्या मिलेगा, माइनस क्या मिलेगा, माइनस क्या मिलेगा, माइनस क्या मिलेगा,
अगला बताना, अगर सेल बढ़ेगा 10% प्रॉफिट बढ़ेगा, और सेल गिरेगा 10% प्रॉफिट गिरेगा 10 से। इसका कारण है पूरे इनकम स्टेटमेंट में 2 लाइन, बोलो क्या? एक है फिक्स कॉस्ट, एक है इंटरेस्ट। बताओ इसका नेचर क्या? बताओ इसका नेचर क्या? अब जैसे फिक्स कॉस्ट आता है, ये क्या लेकर आता है? क्या लेकर आता है? रिस्क। और ये रिस्क को मेजर कौन करता है? लेवरेज। कोई बताओ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या बाय क्या? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। कोई मेरे को बताओ डीएफएल का फॉर्मूला क्या? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। कोई बताओ डीसीएल का फॉर्मूला क्या? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। और सारे लेवरेज को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करने वाले हैं? थैंक्स में। बोलो आया समझ में? अरे बोलो ना। फटाफट कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना क्वेश्चन नंबर 1। फटाफट कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना क्वेश्चन नंबर 1। मतलब कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके लिख भी देना। कोई भी सोल्यूशन इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आए, मैक्सिमम करने में लगता है 3 मिनट, और गारंटीड इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आज तक एक भी टर्म ऐसा नहीं गया जिसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया हो। सुनो ना, एक बार पेज नंबर बताओ ना क्या है। प्लीज एक बार आना पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आज का पहला क्वेश्चन। 1250 हुआ ना? ठीक है, फटाफट खत्म करना। 3-3 मिनट में 4 क्वेश्चन। चलो ठीक है, 3 क्वेश्चन। चलो ठीक है, 2 क्वेश्चन। एक पहला बात, नेगोशिएशन भी चल रहा है। 2 क्वेश्चन खत्म करेंगे मैक्सिमम 7-8 मिनट के अंदर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहले बताओ तुम लोग को मेरा बुक का डिजाइन कैसा लगा? ये बेटर है। ये पेज नंबर तुम लोग के नोटबुक का पेज रेफरेंस रहेगा, क्लास डेट, और ये R1 R2 R3 पता है क्या है? रिवीजन 1 2 3। कोई भी चैप्टर 3 बार रिवाइज हो गया मतलब हो गया। तो जब रिवीजन 1 हो टिक मार देना, रिवीजन 2 में टिक मार देना, रिवीजन 3 में टिक मार देना। और नीचे में क्या है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा? कॉस्ट में क्यों नहीं डाले? नेक्स्ट टाइम में डाल देंगे। चलो चलो स्टार्ट करें। क्वेश्चन 1 हमारा आज का पहला क्वेश्चन। क्या लिखा है? सिंप्लीफाइड इनकम स्टेटमेंट ऑफ जेनिथ इज गिवन बिलो। अब पता है बेचारा इनकम स्टेटमेंट बनाकर दिया तो है, पर ढंग से नहीं बनाकर दिया। तुम बोले क्यों नहीं ढंग से बनाकर दिया? सब तो अच्छे से दिया है। बताओ सेल दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, तो अगले लाइन में क्या लिखना चाहिए था? कंट्रीब्यूशन। पर ये लिखा नहीं है तो मेरे को लिखना पड़ेगा। माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी दिया हुआ है। अब ईबीआईटी में माइनस करेंगे इंटरेस्ट, पता है क्या आना चाहिए था? ईबीटी। माइनस करेंगे टैक्स, क्या आएगा? नेट प्रॉफिट या ईएटी। यानी ये लोग जो इनकम स्टेटमेंट बनाया है उसको हम लोग ढंग से फेयर करेंगे ताकि जो मिसिंग वैल्यूज है वो आए, और बाद में कैलकुलेट करेंगे डॉल डीएफएल डीसीएल। नहीं जरूरी है वापस से हम लोग को ढंग से इनकम स्टेटमेंट बनाकर फिर डॉल डीएफएल डीसीएल निकालना है। यस डन। ट्राई करते हैं ये वाला क्वेश्चन करने का 3 मिनट के अंदर। हो गया? क्वेश्चन हो गया? ओ अच्छा, हम डर गए। भाई ये कौन आ गया? चलो एक काम करें, फटाफट करते हैं। क्वेश्चन 1 बनाना क्या है? इनकम स्टेटमेंट। आज जो लोग का पहला क्लास है, हम लोग का हर 3 चैप्टर के बाद टेस्ट होगा, तो टेस्ट देने जरूर 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 आना। जो सारा टेस्ट देता है लास्ट में उसको कुछ स्पेशल मिलेगा। एक्चुअली प्रॉब्लम है ना, ये कुछ लोग पहले वाले भी बैठे हैं ना, तो ज्यादा खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। सेल वैल्यू कितना है? 1050। चलो माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 767। अब माइनस करके क्या आने वाला है? कंट्रीब्यूशन। सुनो ना, एक बार कोई कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया है क्या? 2,83,000। बोलो सही है यहां तक? मेरा सेल माइनस किए वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिला? कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन में मेरे को क्या माइनस करना है? फिक्स कॉस्ट। क्या मिल जाएगा? ईबीआईटी।
तुम लोग इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद हो गया? एज कंपेयर टू कॉस्ट शीट ये बहुत इजी है। चलो माइनस करना है, फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है 75,000। मेरे को पता है सीधा क्या मिलने वाला है 2,08,000। बोलो ये क्या आने वाला है? EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है तो माइनस करना पड़ेगा इंटरेस्ट। चलो भाई माइनस करें इंटरेस्ट। हमारा इंटरेस्ट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1,10,000। तो ये आने वाला है EBT कितना आने वाला है 98,000। चलो माइनस करेंगे टैक्स। अब देखो वैसे तो टैक्स का रेट दिया हुआ है, टैक्स का अमाउंट भी दिया। अगर बाई चांस टैक्स का अमाउंट नहीं देता तो रेट से कैलकुलेट कर लेते। तुम लोग बताएगा जो 30% टैक्स का रेट है, ये 30% क्या चीज पे निकालते? मतलब सेल पे निकालते या EBT पे निकालते? टैक्स किस पे देंगे? जो लास्ट में प्रॉफिट बच गया, और वो कितना था 98,000, उसका 30% निकालना एग्जैक्ट कितना आएगा 29,400। चलो हमारा EAT कितना आ जाएगा 68,600। मुझे कैलकुलेट करना है डॉल DFL DCL। हम चाहेंगे आप लोग फटाफट कैलकुलेट करके खत्म करें। ट्राई करो एक बार करने का। हो गया फिर आज का लास्ट क्वेश्चन 3, फिर घर जाओ। 1 हो जाए फिर आखिरी क्वेश्चन करेंगे 3, उसी के साथ आज का क्लास खत्म। पहले कैलकुलेट क्या करना है डॉल। अब देखो मेरा डॉल क्या होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, और मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज किसकी वजह से आया है? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से। मेरा डॉल आया इस ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से। फॉर्मूला क्या बनेगा? इसके पहले क्या है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय इसके बाद क्या बना है EBIT। तो 2,83,000 डिवाइडेड बाय 2,08,000। समझ में आया ना ये वाला? सुनो ना एक बार, हमको कोई हेल्प करेगा क्या? ये आंसर कितना आएगा 05 या 36? ओ नहीं, 2 डेसिमल बहुत है। 1 पॉइंट क्या लिखे? रुपीज 1.36 1.36 टाइम्स। चलो अगला है हमारा DFL। आज जो मेरा फाइनेंशियल एवरेज है वो किस वजह से आया था? फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से। और मेरा फाइनेंशियल कॉस्ट कौन सा था? इंटरेस्ट। तो देखना मेरा DFL का फॉर्मूला क्या बनेगा? इसके ऊपर में आता है EBIT, इसकी वजह से कम होके बन गया है EBT। क्या आएगा 2,08,000 डिवाइडेड बाय 98,000। 2,08,000 डिवाइडेड बाय 98,000 अगर कैलकुलेट करो तो ये शायद आने वाला है 2.12 टाइम्स। और मेरा अगला है DCL। अब DCL को कैलकुलेट करने का 2 तरीका है, इधर डॉल इंटू DFL कर दे, यानी 1.36 इंटू 2.12, इधर ये कर दो। ये अगला तरीका है सीधा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT करो। तुम लोग वैसे क्या किया? मल्टीप्लाई किया या कंट्रीब्यूशन बाय EBT? ठीक है, आंसर सेम आएगा। मेरा कंट्रीब्यूशन है 283। अब ये दोनों फिक्स कॉस्ट की वजह से बाद में बचा है 98, तो 283 डिवाइडेड बाय 98 और कैलकुलेट करो तो आई थिंक ये आने वाला है 2.8889 टाइम्स। सुनो ना, पहला क्वेश्चन राइट हुआ? अरे बोलो ना। ठीक, करते हैं हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। ये राइट था ना? चलो अब आखिरी करते हैं क्वेश्चन 3। अब इससे बस एक लाइन समझना है, वो लाइन समझ गया हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। कौन सा 150%? चलो देखिए क्या लिखा है, इनकम स्टेटमेंट सोचना। पहला लाइन में लिखा हुआ है एनुअल सेल ऑफ अ कंपनी इज रुपीज 60 लाख। इनकम स्टेटमेंट का पहला लाइन सेल वैल्यू 60 लाख। अब अगला लाइन क्या बोलता है? सेल टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज 150%। अब वैसे तो देखो ये डिटेल में पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस बोल के चैप्टर में, पर जरूरत नहीं है, नाम से समझ में आएगा। नाम है सेल टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। सेल टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। कोई बताएगा ये फॉर्मूला क्या डिवाइडेड बाय क्या लग रहा है? सेल टू वेरिएबल कॉस्ट, तो सेल टू वेरिएबल कॉस्ट, तो सेल डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट। तो सोचो सेल डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 150%। और कोई भी चीज अगर परसेंटेज में आता है तो मेरे को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ता है? 100।
तो सेल डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट इंटू 100 करेंगे तब ये आएगा 150%। बताओ ये वाला लाइन समझ में आया? एक और वापस लैंग्वेज पढ़ो और जरा एक और ऑब्जर्व करो। सेल टू वेरिएबल कॉस्ट, तो सेल डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट, और ये कितना निकाला हुआ है 150%। और भाई कोई भी चीज अगर परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 करना पड़ता है। तो सेल बाय वेरिएबल कॉस्ट को अगर इंटू 100 करिए तब ये आया है 150। अब देखो हमारे क्वेश्चन के अंदर में सेल वैल्यू दिया हुआ है 60 लाख, सेल वैल्यू दिया हुआ है 60 लाख, तो क्या वेरिएबल कॉस्ट नहीं मिल जाएगा? एक बार सुनो ना, एक बार कैलकुलेट करके तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? एक बार कैलकुलेट करो ना, वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? मेरा वेरिएबल कॉस्ट चला गया इधर, 150 आ गया इधर, तो 60 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 150 कितना आएगा? 40 लाख। सेल 60 लाख, मेरा वेरिएबल कॉस्ट 40 लाख, कंट्रीब्यूशन आया 20 लाख। अब आगे बोलता है मेरा फिक्स कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं पहला वाला फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट नहीं पहला वाला फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 5 लाख, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट 5 लाख, क्या मिल जाएगा? ईबीआईटी। अब मेरा ईबीआईटी के बाद मेरे को माइनस करना है इंटरेस्ट। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है इंटरेस्ट किसको देते हैं? जिससे लोन लेते हैं। अब लोन हो या डिवेंचर एक ही बात होता है। क्वेश्चन में लिखा है कंपनी हैज 11% डिवेंचर ऑफ 30 लाख, यानी लोन लिया हुआ है 30 लाख जिसका इंटरेस्ट रेट है 11%, तो 30 लाख का 11% आ जाएगा इंटरेस्ट का अमाउंट, क्या आ जाएगा? ईबीटी। मेरे को कैलकुलेट करना है डॉल, डीएफएल एंड डीसीएल। ठीक, बताओ इस क्वेश्चन में एक चीज नहीं दिया हुआ है, क्या? टैक्स का रेट नहीं दिया हुआ है, ना दिया है ना जरूरत है। कारण क्या है? मेरा डॉल हो या डीएफएल हो या डीसीएल, फॉर्मूला देखो खाली ईबीटी तक ही लगता है। सो टैक्स देता तो बहुत अच्छा, नहीं देता कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम चाहेंगे फटाफट सेल से ईबीटी तक बनाओ और डॉल, डीएफएल, डीसीएल जल्दी से कैलकुलेट करना। ट्राई करो करने का। हाँ ठीक है, 2 मिनट हम भी कर लेंगे। सही में हो गया? एक सेकंड, चलो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सेल वैल्यू के साथ। हमारा सेल वैल्यू कितना दिया हुआ था? 60 लाख दिया हुआ है सेल वैल्यू। अब मेरा वेरिएबल कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट किया, कितना आया हुआ था? 40 लाख। ये आया कैसे? नीचे वर्किंग नोट पे दिखा देंगे। मेरे को सीधा मिलेगा कंट्रीब्यूशन जो शायद आने वाला है 20 लाख। चलो हमारा सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट आया कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन के बाद माइनस क्या करना है? फिक्स कॉस्ट। मेरा फिक्स कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट। मेरे इनकम स्टेटमेंट में एक सेकंड, मेरे इनकम स्टेटमेंट में 2 खर्चा फिक्स रहता था, एक इंटरेस्ट और एक फिक्स कॉस्ट। तो बोलता है इंटरेस्ट के अलावा जो पहला वाला फिक्स कॉस्ट है ये वो है, कितना दिया हुआ है? 5 लाख। तो माइनस करते ही क्या मिलेगा? ईबीआईटी जो शायद आने वाला है 15 लाख। अब मेरे को ईबीआईटी के बाद माइनस करना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसको देंगे? जिससे लोन लिए थे। अब इधर लोन बोलो या डिवेंचर बोलो, बात एक ही होता है। डिवेंचर का वैल्यू कितना है? 30 लाख, और डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट क्या है? 11%। तो 30 लाख रुपीस का लोन लिए जिसको 11% देना है, तो 30 लाख का 11% कितना आता है? 3,30,000, यानी मेरे को ईबीटी कितना मिल जाएगा? 11,70,000। और बाई चांस हमारे क्वेश्चन में टैक्स का रेट देता, जरूर माइनस करते, पर ना दिया हुआ है, ना निकालने का जरूरत है। तो इनकम स्टेटमेंट यहां पर खत्म। कैलकुलेट क्या करना है? डॉल, डीएफएल एंड डीसीएल। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है? डॉल, डीएफएल, डीसीएल। अब मेरा डॉल का फॉर्मूला क्या है? एक सेकेंड, अब बस आखिरी बार जाने के पहले बता के जाना। डॉल आया था इसकी वजह से, बोलो फॉर्मूला क्या डिवाइडेड बाय क्या? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो 20 लाख बाय 15 लाख, ये कितना आने वाला है? 1.33 टाइम्स। मेरा अगला है डीएफएल। मेरा डीएफएल आता है इस इंटरेस्ट की वजह से, फॉर्मूला क्या आएगा? ईबीआईटी बाय इंटरेस्ट।
सॉरी EBIT by EBT 15 lakh by 11 lakh 70 1.28 टाइम्स। और मेरा लास्ट में आने वाला है DCL, आइदर कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBT करना या सीधा डॉल इंटू DFL करना। तो ये आने वाला है 20 लाख डिवाइडेड बाय 11 लाख 70, जो शायद आने वाला है 1.71 टाइम्स। सुनो ना, तुम लोग का ये वाला क्वेश्चन राइट हुआ? मेरे करवाने के पहले राइट हुआ? तो क्या तुम लोग एक क्वेश्चन होमवर्क में करके आना चाहेगा? आई थिंक एक होमवर्क कर सकता है, 5 मिनट का, 5 मिनट का है। कल जल्दी आके यहीं पे कर लेना, जल्दी आके। हाँ तो तुम लोग का होमवर्क रहेगा एक मात्र क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज एक बार ट्राई करना अपने आप करने का। ये रुपीस नहीं है, खाली 5000 यूनिट्स। चलो डन। चलो इसी के साथ हमारा ये वाला क्लास एंड ये वाला क्वेश्चन एंड आज का क्लास होता है खत्म।